अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान रेहान सीरीज़ बाय ए हमीद। एपिसोड 1 पुरस्रार मुर्दा। इमरान और रेहान पुरस्रार वैगन की तरफ दबे पांव बढ़ रहे थे। शाम का अंधेरा पहाड़ों की वादियों में फैल रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल जोर से गरजा। रेहान ने कहा, इमरान, बारिश का तूफान आ रहा है, वापस रेस्ट हाउस चलो। इमरान ने पुरस्रार वैगन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं रेहान, जब तक हम ये मालूम नहीं कर लेते कि ये वैगन यहाँ किसने खड़ी की है, हम वापस रेस्ट हाउस नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है पाकिस्तान में आजकल दुश्मन मुल्क के तखरीबकार दाखिल होकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम उनका सुराग लगाकर उन्हें कानून के हवाले करें। रेहान ने दबी जुबान में कहा, हमारे पास तो कोई पिस्तौल भी नहीं है, हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। इमरान बोला, खुदा हमारे साथ है, हो सकता है इस वैगन में कुछ भी ना हो, तब हम वापस चले जाएंगे। बादल एक बार फिर जोर से गरजा। उसकी आवाज़ पहाड़ी वादियों में गूंज गई। अब ये दोनों दोस्त यानी इमरान और रेहान उस पुरानी वैगन के पास पहुंच गए जो उस छोटी सी पहाड़ी कच्ची सड़क के किनारे शाम के अंधेरे में पुरस्रार तरीके से खड़ी थी। इमरान और रेहान दोनों वैगन के पास आकर उसके अंदर झांकने लगे। वैगन खाली थी। अचानक रेहान ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, इमरान, इधर देखो। इमरान ने जल्दी से खिड़की में से झांक कर देखा। उसके बदन में खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। वैगन की पिछली सीटों के दरमियान एक आदमी की लाश पड़ी थी। लाश की आधी गर्दन कटी हुई थी और कपड़ों पर खून ही खून था। ये किसी मर्द की लाश थी जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी भी थी। इमरान ने रेहान से कहा, रेहान, ये किसी मुसलमान की लाश है। रेहान घबराहट में बोला, इमरान, खुदा के लिए वापस भाग चलो, हम ज़रूर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। इमरान सीना तान कर बोला, नहीं, जब तक हम ये मालूम नहीं कर लेते कि इस लाश का कातिल कौन है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसे कत्ल किया है, हम वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। रेहान की आदत थी कि शुरू में ज़रूर घबरा जाता, लेकिन अपने दोस्त इमरान का पुख्ता इरादा देखकर फिर वो भी एक बहादुर लड़का बन जाता और उसकी सारी घबराहट और खौफ दूर हो जाता। अब भी ऐसा ही हुआ। जब उसने देखा कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती का मामला है और इमरान दुश्मनों का सुराग लगाने के लिए डट गया है, तो रेहान का वक्ती खौफ भी जाता रहा। उसने भी गर्दन उठाकर बहादुर और मुहिब्बे वतन लड़के की तरह कहा, जब तक इस तलाश का मुअम्मा हल नहीं हो जाता, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस तरह दूसरी खतरनाक मुहिमों में मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए रेहान के कंधे पर थपकी देकर कहा, शाबाश। शाम का अंधेरा अब गहरा होने लगा। रात आ रही थी। ये पाकिस्तान का शुमाली पहाड़ी इलाका था जहाँ इमरान और रेहान गर्मियों की छुट्टियों में सैरो सियाहत करने और पिकनिक मनाने आए हुए थे। वो एक पहाड़ी रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। शाम को वो एक खुली जगह पर बैठे पिकनिक मना रहे थे कि आसमान पर बादल छा गए। फिर बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। वो उठकर दरख्तों के दरमियान एक पहाड़ी रास्ते से होकर वापस रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे कि उनकी नज़र कच्ची पहाड़ी सड़क के किनारे खड़ी उस पुरानी वैगन पर पड़ी। आसपास कोई आदमी नहीं था। वैगन बड़े मशकूक हालात में वहाँ खड़ी थी। इमरान ने रेहान को साथ लिया और वैगन के पास आ गया। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बादल थोड़ी थोड़ी देर बाद गरजने लगता। ठंडी पहाड़ी हवा चलने लगी। इमरान और रेहान ने जैकेट्स और जीन्स पहन रखी थीं। उनके सफरी थैले रेस्ट हाउस में थे। इमरान ने आहिस्ता से कहा, अगर ये लाश वैगन में पड़ी है तो इसे ठिकाने लगाने कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आएगा। तब हमें कातिलों का पता लग जाएगा और हम उन्हें पुलिस के हवाले कर सकेंगे। रेहान बोला, मेरा ख्याल है हमें यहाँ झाड़ियों में छुपकर कातिलों का इंतज़ार करना चाहिए। इमरान ने कहा, इस तरह से तो कातिल वैगन लेकर फरार हो जाएंगे और हम उनको देखते रह जाएंगे। रेहान ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इमरान ने वैगन की छत की तरफ देखा। शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में उसे छत पर मोम जामे और तरपालें पड़ी हुई दिखाई दी। उसने रेहान से कहा, हम वैगन की छत पर चढ़कर तरपालों को ऊपर लेकर उनमें छुप जाएंगे। फिर देखेंगे कि इस लाश को ठिकाने लगाने यहाँ कौन आता है और फिर वो यहाँ से कहाँ जाता है। रेहान की हिम्मत और बहादुरी वापस आ चुकी थी। कहने लगा, बिल्कुल ठीक है। और वो दोनों वैगन की छत पर चढ़ गए। उन्होंने तरपालें अपने ऊपर कर लीं और उसके अंदर इस तरह लेटकर छुप गए कि उनकी आंखें और नाक तरपालों से बाहर थे। अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। फिजा में ठंडक आ गई। तरपालों के अंदर उन्हें गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रेहान ने तरपाल को अपने सर के ऊपर करते हुए आहिस्ता से कहा, इमरान, अगर यहाँ कोई भी ना आया तो फिर? इमरान ने सरगोशी में जवाब दिया, फिर हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इतला कर देंगे।
अभी ये बात इमरान के मुंह में ही थी कि उन्हें दो आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वैगन की तरफ से आ रही थी। इमरान ने रेहान का बाजू आहिस्ता से दबाते हुए उसके कान में कहा, कोई आ रहा है। दोनों अपना सांस रोककर चुप हो गए। अब उन्हें भारी कदमों की आवाज़ भी आने लगी। वह वैगन की छत पर तरपालों में से आंखें निकाले उन दरख्तों की तरफ अंधेरे में घूर रहे थे जिधर से आवाज़ आ रही थी। फिर हल्की बारिश और रात के अंधेरे में दो आदमियों के साए दरख्तों से निकलकर वैगन की तरफ बढ़े। उन्होंने हाथों में बंदूकें उठा रखी थीं। वैगन के पास आकर वो रुक गए। इमरान और रेहान को दोनों आदमी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। उनमें से एक का नाम रघु और दूसरे का नाम गोपाल था, इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम गोपाल था, बोला, रघु, इस मुसलमान की लाश को क्या करना है? रघु की आवाज़ आई, क्या करना है? इसको आगे चलकर दरिया में फेंक देते हैं। गोपाल की आवाज़ आई, तो फिर चलो, अभी अपने खुफिया डेरे पर जाकर पीछे इंडिया में वायरलेस भी करना है। दोनों वैगन में बैठ गए और वैगन पहाड़ी सड़क पर उतरने लगी। हल्की हल्की बारिश तरपाल के ऊपर टप टप गिर रही थी। तरपाल के अंदर इमरान और रेहान छुपे हुए लेटे थे। उनका शक ठीक निकला। ये दोनों तखरीबकार जासूस ही थे जो पाकिस्तान में तोड़फोड़ करने के लिए दाखिल हो चुके थे और उन्होंने एक बेगुनाह मुसलमान को शहीद भी कर दिया। वैगन गिरती बारिश में पहाड़ी सड़क पर चली जा रही थी। इमरान को मालूम हो गया था कि ये दोनों जासूस अपने खुफिया अड्डे पर पीछे अपने बॉस को वायरलेस पर कोई पैगाम देने वाले हैं। वो अब इन दोनों पाकिस्तान दुश्मन जासूसों का खुफिया अड्डा मालूम करना चाहता था और ये पता चलाना चाहता था कि ये पीछे क्या पैगाम देते हैं और पाकिस्तान में इनके दूसरे कौन कौन से साथी तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बारिश की वजह से वैगन पहाड़ी सड़क पर ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी। रात का अंधेरा भी बहुत गहरा हो गया और पहाड़ी सड़क पर कहीं रोशनी नहीं थी। इमरान ने अपना मुंह रेहान के कान के पास लाकर सरगोशी में कहा, मेरा शक ठीक निकला, ये दोनों जासूस हैं। अब हमें इनके ठिकाने का सुराग लगाना है। जब वैगन इनके अड्डे पर रुके तो इसी तरह छत पर तरपाल के नीचे लेटे रहना। रेहान ने आहिस्ता से कहा, ठीक है। रात के अंधेरे और हल्की बारिश में वैगन छोटी पहाड़ी सड़क पर बल खाती नीचे वादी में उतर रही थी। फिर एक जगह पहुंचकर वैगन दाएं तरफ मुड़ गई और एक चढ़ाई चढ़ने लगी। वैगन के टायरों के नीचे छोटे छोटे पत्थर कुचले जा रहे थे। ये कोई वीरान पहाड़ी इलाका था। यहाँ दरख्त भी बड़े घने और ऊंचे ऊंचे थे। इमरान ने सोचा कि इन जासूसों ने ज़रूर अपनी खुफिया जगह किसी पहाड़ी गार में बना रखी होगी। वैगन एक बार फिर दूसरी तरफ उतरने लगी। आगे दरिया का पुल आ गया। इमरान ने छत पर तरपाल के अंदर से सर निकालकर नीचे देखा। ये छोटा सा दरिया था, मगर बारिश में उसका पानी बड़ा शोर मचाता और पत्थरों से जोर जोर से टकराता गुजर रहा था। पुल के दरमियान में जाकर वैगन रुक गई। दोनों जासूस रघु और गोपाल नीचे उतर आए। फिर उन्होंने वैगन के अंदर पड़ी लाश को घसीटकर बाहर निकाला और दरिया की झाग उड़ाती तेज रफ्तार लहरों में फेंक दिया। इस काम से फारिग होने के बाद दोनों वैगन में सवार हुए और वैगन दरिया के पुल पर से गुजरकर दाएं जानिब एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी। बारिश हल्की हो गई। बिजली किसी वक्त चमककर पहाड़ी जंगल के दरख्तों को पल भर के लिए रोशन कर जाती। दरिया जब बहुत पीछे रह गया तो वैगन चीड़ के सुनसान जंगल में एक बहुत बड़ी चट्टान के पास आकर रुक गई। वैगन की छत पर इमरान और रेहान अपना अपना सांस रोके तरपाल के नीचे खामोश औंधे मुंह पड़े थे। जासूसों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि ऊपर वैगन की छत पर दो लड़के छुपे हुए हैं। दोनों जासूस वैगन में से उतरे। एक ने कहा, बॉस को अभी सिग्नल करके पैगाम दो कि हमने अपने एक दुश्मन को हलाक कर दिया है। वो अपने आदमी कब सरहद पार पाकिस्तान में हमारे पास भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें असलहा और ज़रूरी हदायत हमने ही देनी है। दूसरे जासूस की आवाज़ आई, जो रघु था, वायरलेस सेट बाहर निकालो, बारिश रुक गई है, हम यहीं से बॉस को सिग्नल करते हैं। गोपाल ने वैगन में सीट के नीचे रखे हुए छोटे वायरलेस सेट को बाहर निकालकर ज़मीन पर रख दिया। दोनों भारतीय जासूस वायरलेस सेट के पास बैठ गए। बिजली चमकी तो वैगन की छत पर से इमरान और रेहान को दोनों की शक्लों की हल्की सी झलक दिखाई दे गई। दोनों ने छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई थी। दोनों मजबूत जिस्म के थे और उन्होंने अपना हुलिया मुसलमानों जैसा बना रखा था ताकि उन पर कोई शक न कर सके और यही समझे कि वो मुसलमान ही हैं। रघु ने वायरलेस सेट का छोटा सा माइक्रोफोन उठाकर मुंह के पास किया और सेट के 2-3 बटन दबाए। हल्की हल्की शां शां की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। फिर अचानक रघु ने कहा, हेलो हेलो हेलो, काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। रघु ने 2-3 बार ये जुमला दोहराया। इमरान ने रेहान के कान में बहुत ही धीमी सरगोशी में कहा, यह इनका कोड लफ्ज़ है। रेहान कुछ कहने लगा कि इमरान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हिंदू जासूस रघु वायरलेस पर दोहरा रहा था, हेलो काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ।
दूसरा जासूस गोपाल उसके पास झुका हुआ था। रघु जल्दी से बोला, राम राम बॉस, मैं हनुमान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से। यहाँ जो पाकिस्तान की खुफिया पुलिस का आदमी हमारे पीछे लगा हुआ था, हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। ये बताओ कि अपने आदमी कब भेज रहे हो? क्या कहा? वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो गई हैं। ओके बॉस, हम उन्हें मिल लेंगे। हमें मालूम है वो कहाँ छुपे हुए होंगे। बॉस, टारगेट नंबर 4 का क्या करना है? क्या क्या? टारगेट नंबर 4 को उड़ा देना है। ओके बॉस। ओके काली माता। ओके काली माता। और हिंदू जासूस रघु ने वायरलेस बंद कर दिया और अपने साथी से कहने लगा, काली माता ने कहा है कि 2 तखरीबकार खुफिया पहाड़ी रास्ते से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और हमें टारगेट नंबर 4 को बारूद से उड़ा देना होगा। जासूस गोपाल बोला, ठीक है रघु, भगवान हमारी मदद करेगा। हमने अपने पीछे लगे हुए पाकिस्तानी जासूस को तो ख़त्म कर ही दिया है, अब हम आसानी से अपने टारगेट नंबर 4 को उड़ा सकते हैं। रघु कहने लगा, हमें आज ही मुंह अंधेरे टारगेट नंबर 4 पर टाइम बॉम्ब लगा देना होगा। वो 4 घंटे बाद फटकर टारगेट को उड़ा देगा और वहां तबाही मच जाएगी। उस वक्त दिन भी निकल चुका होगा और मार्केट में लोगों का रश भी होगा। उसके बाद टारगेट नंबर 5 और टारगेट नंबर 6 की बारी आएगी। उतनी देर में इंडिया से हमारे दोनों नए साथी भी हमारे मिशन में शामिल हो गए होंगे। गोपाल ने पूछा, बॉस, काली माता ने उनको कौन से टारगेट दिए हैं? मेरा मतलब है कि वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बमों के धमाके करेंगे। रघु ने हल्का सा मक्काराना कहकहा लगाकर कहा, उनके टारगेट बहुत बड़े हैं। उन्हें पाकिस्तान के एक हवाई जहाज को अगवा करके अफगानिस्तान ले जाना है, जो कि इंडिया का दोस्त मुल्क है। गोपाल बोला, वेरी गुड, भगवान और काली माता की मदद से हम पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी मचा देंगे ताकि यहाँ के लोगों का चैन हराम हो जाए और लोग हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। रघु ने कहा, यही हमारा मकसद है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम यहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों का भेष बनाकर रह रहे हैं। रघु उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इस वायरलेस सेट को उठाओ। हमें अब अपने खुफिया ठिकाने पर जाकर सबसे पहले वायरलेस सेट को पुरानी कब्र में छुपाना है और बॉर्डर के पास वाली पहाड़ी गार में जाकर इंडिया से आए हुए अपने दोनों आदमियों से जाकर मिलना है। चलो इसे उठाओ। इसके बाद हमें टारगेट नंबर 4 में बॉम्ब भी लगाना है। गोपाल ने उठते हुए पूछा, वैगन का क्या करें? क्या इसे इसी जगह रहने दें? ये इसी जगह रहेगी, रघु ने कहा। गोपाल ने छोटे साइज के वायरलेस सेट को उठाकर कांधे पर रखा और वो दोनों गीली पहाड़ी पर रात के अंधेरे में दरख्तों की तरफ उतरने लगे। जो ही वो कुछ दूर दरख्तों में गए, इमरान ने रेहान से कहा, हमें इनका ताकुब करना होगा, जल्दी से नीचे उतरो। इमरान और रेहान ने जल्दी से तरपाल पीछे हटाई और वैगन की खिड़कियों पर पांव रखकर नीचे उतर आए। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। वो चीड़ के सामने वाले दरख्तों में गए हैं। आगे आगे दोनों भारतीय जासूस रघु और गोपाल जा रहे थे और उनके पीछे पीछे इमरान और रेहान उनका ताकुब करते चले आ रहे थे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो बड़ी एहतियात से भी चल रहे थे कि उनके चलने से आवाज़ पैदा होकर भारतीय जासूसों को खबरदार न कर दें। यकीनन उनके पास पिस्तौल ज़रूर होंगे और वो गोली चलाकर इमरान और रेहान को हलाक कर सकते थे। आगे उतराई थी, यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं, जिनके बीच में से इमरान और रेहान बड़ी होशियारी से चल रहे थे। इमरान और रेहान जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ उन्होंने मुजाहिद फोर्स में रहकर फौजी ट्रेनिंग हासिल की हुई थी और उन्हें मालूम था कि रात के वक्त जंगल में दुश्मन का ताक़ुब करना हो तो क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। मगर मुसीबत यह थी कि अभी तक उन्हें अपने दुश्मन दिखाई नहीं दिए थे। इमरान एक जगह झाड़ी के पास रुक गया, रेहान भी ठहर गया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, खामोश रहना। इमरान ने जंगल की गहरी खामोशी पर कान लगा दिए। अचानक उसे कुछ फासले पर ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने चलते चलते किसी दरख्त की टहनी को तोड़ा हो। इमरान की आंखें चमक उठी। इस आवाज़ ने उसे बता दिया था कि जासूस किस तरफ जा रहे हैं। उसने रेहान को हाथ से पकड़कर अपने पीछे किया और जिधर से टहनी के टूटने की आवाज़ आई थी उधर चलने लगा। हर कदम पर यही खतरा था कि दुश्मन कहीं उनके पाँव की आवाज़ न सुन ले। उतराई खत्म हुई तो एक थोड़ी सी खुली जगह आ गई। यहाँ अंधेरे में उन्हें दूर दूर इंसानी साए दरख्तों के पास नजर आए जो चले जा रहे थे। इमरान ने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर उस तरफ इशारा किया और दोनों इंसानी सायों के पीछे लग गए। वो भारतीय जासूसों के दरमियान कम से कम 5 कदम का फासला रखकर ताक़ुब कर रहे थे। इसमें यह खतरा भी था कि कहीं जासूस किसी मोड़ पर उनके पाँव की आवाज़ न सुन लें। खुदा का शुक्र था कि बारिश रुक गई थी, लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ कि बिजली चमकना भी बंद हो गई। अगर बिजली चमक रही होती तो इमरान और रेहान उसकी रोशनी में दुश्मन को देख सकते थे। रात के घुप अंधेरे में 50 कदमों के फासले पर चलते हुए दुश्मन को निगाहों में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद इमरान और रेहान ने हौसला नहीं हारा और वह अंधेरे में आंखें फाड़े भारतीय जासूसों को देखने की कोशिश करते हुए उनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे।
छोटा सा खुला मैदान खत्म हो गया और अब चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया। ये ऊंची ऊंची चट्टानें थीं जिनके दरमियान तंग रास्ता बना हुआ था। इन चट्टानों के अंधेरे और तंगो तारीक रास्तों में भारतीय जासूस इमरान रेहान की आंखों से ओझल हो गए। दोनों दोस्त काफी देर तक अंधेरे में दुश्मन को तलाश करते रहे, लेकिन वो ऐसे गायब हो गए थे जैसे उन्हें जमीन ने निगल लिया हो। इमरान रेहान भारतीय जासूसों की तलाश में चट्टानों से भी आगे निकल गए। आगे दरिया बह रहा था। दरिया की लहरें अंधेरे में धुंधले शीशे की तरह नजर आ रही थीं। ये लहरें बड़ी तेज थीं। दोनों दोस्त दरिया के किनारे किनारे काफी दूर तक गए, मगर उन्हें जासूस कहीं नजर न आए। थक हार कर वो दरिया किनारे एक चट्टान के पास बैठ गए। उनके सांस फूल गए थे और पसीना आ गया था। रेहान बोला, कमबख्त रूपोश हो गए, अब क्या करें इमरान? इमरान ने कहा, रात के पिछले पहर ये दोनों टारगेट नंबर 4 पर बम लगाने आएंगे। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को इतला कर देनी चाहिए ताकि वो टारगेट नंबर 4 को घेरे में ले ले, और जब ये भारतीय जासूस वहां बम लगाने आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। रेहान कहने लगा, टारगेट नंबर 4 क्या चीज है? पहले तो ये इल्म होना चाहिए। इमरान बोला, तुम शायद भूल गए हो, भारतीय जासूस रघु ने टारगेट नंबर 4 का जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त मार्केट में रश भी होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि टारगेट नंबर 4 शहर की कोई मार्केट है। रेहान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो इस छोटे से पहाड़ी शहर में एक ही मार्केट है, पुलिस बड़ी आसानी से उन जासूसों को गिरफ्तार कर लेगी। इमरान ने रुमाल से चेहरे का पसीना साफ करते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पॉप हटने से पहले पहले शहर के पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को खबरदार कर दें। हमें उस मुसलमान शहीद के कत्ल की भी पुलिस को इतला देनी है जिसे भारतीय जासूसों ने हलाक करके लाश दरिया में बहा दी है। रेहान उठते हुए बोला, तो फिर हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। भारतीय जासूस तो हमें जुल देकर गायब हो गए हैं, अब उनका पीछा करना फजूल है। हमें फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। ये कहकर इमरान भी उठ खड़ा हुआ और दोनों तेज तेज कदमों से वापस उस पहाड़ी इलाके के छोटे मगर अहम शहर की तरफ चल पड़े। जब वो वापस चले तो उन्हें पता चला कि हमारे लिए वापसी का रास्ता तलाश करना किस कदर मुश्किल है। आती दफा तो वो भारतीय जासूसों के ताक़ुब की गर्मी में चलते चले आए, अब जब वापस जाने लगे तो कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो आए किस तरफ से थे और अब जाएं किस तरफ को। दूसरी मुश्किल ये पैदा हो गई कि बारिश बरसने लगी, बादल गरजने लगे। ये बादल और बारिश भी शायद इमरान और रेहान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। इसके बावजूद दोनों दोस्त अपनी याददाश्त से काम लेकर चलते चले गए, मगर बारिश उनका रास्ता रोक रही थी, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती थी। बहुत जल्द उनके कपड़े भीग गए। अचानक बिजली चमकी, एक भयानक धमाका हुआ और कुछ फासले पर दरख्तों में आग लग गई। उन दरख्तों पर बिजली गिर पड़ी। इमरान और रेहान वहीं बैठ गए क्योंकि बिजली अब भी कड़क रही थी। बादल यूं गरज रहे थे जैसे आसमान फट पड़ेगा। रेहान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें किसी जगह रुककर तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर लेना चाहिए इमरान। इमरान के चेहरे पर बारिश पड़ रही थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर सीना तान कर कहा, नहीं, ये मेरे मुल्क पाकिस्तान की सलामती का मामला है। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम ठहरना चाहते हो तो ठहर जाओ। ये कहकर इमरान दरख्तों के दरमियान से गुजरती पगडंडी पर रवाना हो गया। रेहान भी उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो आखिर उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां दरिया बह रहा था। बारिश और बिजली के तूफान में दरिया ठाठे मार रहा था। अंधेरी रात में वो गरज रहा था। उसकी मौजें पहाड़ी चट्टानों से अपना सर पटक रही थीं। इमरान ने चिल्लाकर कहा, रेहान, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, खुदा का शुक्र है। हमें सुबह होने से पहले पहले पुलिस को जाकर खबर कर देनी है। दरिया का पानी किनारों से उछल उछल कर बाहर आ रहा था। बिजली चमकती तो दरिया की गजबनाक मौजों को देखकर यूं महसूस होता जैसे दरिया उन दोनों दोस्तों को अपनी लपेट में बहा कर ले जाएगा। वो उस जगह आ गए जहां पहाड़ी चढ़ाई थी। यहाँ कीचड़ हो रहा था। वो कई बार फिसले मगर ऊपर ही ऊपर चढ़ते गए। ये उनकी वतन पाक से मोहब्बत और अज़म और हौसला था जो उन्हें रुकने नहीं देता था और अपनी मंजिल की तरफ लिए जा रहा था। जब चढ़ाई खत्म हुई तो एक खुली जगह आ गई जहां ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्त थे। इमरान ने बारिश के शोर में चिल्लाकर कहा, रेहान, वो जगह कहाँ है जहां भारतीय जासूसों की वैगन खड़ी थी? रेहान ने बारिश और अंधेरे में इधर उधर आंखें फाड़कर देखा और बोला, मुझे वैगन कहीं नजर नहीं आ रही, मेरे पीछे चले आओ। इमरान ने बुलंद आवाज में कहा और ऊंची चट्टान की तरफ बढ़ा। चलते चलते उन्हें 2 घंटे गुजर गए लेकिन उन्हें वापसी का रास्ता न मिला। वो चट्टान भी न मिली जहां भारतीय जासूसों ने अपनी वैगन खड़ी की थी। इमरान और रेहान के कपड़े बारिश में शराबूर हो रहे थे मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बढ़ते चले जा रहे थे। खुदा खुदा करके बारिश बंद हुई। बादलों की गरज और बिजली की चमक भी खत्म हो गई। तब उन्हें महसूस हुआ कि वो ना जाने जंगल में किधर से किधर निकल आए हैं। जब उन्हें किसी तरफ से कोई रास्ता ना मिला तो वापस दरिया की तरफ चल पड़े।
कि उसके किनारे किनारे शुमाल की तरफ चलते हुए उस छोटे पुल पर तो पहुंच जाएंगे जिस पर से वो वैगन में गुजरे थे और जहां से भारतीय जासूसों ने मुसलमान शहीद की लाश दरिया में फेंकी थी। आधे घंटे बाद वो दरिया किनारे आ गए। यहाँ से शुमाल की तरफ चलने लगे। दरिया यहाँ से एक घाटी में बह रहा था। किनारे बुलंद होते चले गए। वो ऊपर पहाड़ी पर आ गए। आगे जाकर फिर ढलान आ गई और किनारे दरिया के साथ मिल गए। अब रात ढलने लगी थी। आसमान पर बादलों के पीछे सुबह की पहली हल्की रोशनी झलकने लगी तो इमरान ने परेशानी के साथ कहा, रेहान, हमें पौ फटने से पहले पुलिस स्टेशन पहुंचना था। अगर दिन निकले पहुंचे तो जासूस मार्केट में बम लगा चुके होंगे। रेहान ने इधर उधर देखते हुए कहा, मगर पौ तो फटने वाली है इमरान, हम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? अभी तो वो पुल भी नहीं आया जिससे गुजरकर हम यहाँ पहुंचे थे। इमरान ने हिम्मत न हारी और दरिया के किनारे किनारे तेज तेज कदमों से चलता रहा। जिस वक्त उन्हें दरिया का पुल नजर आया तो सुबह का हल्का हल्का उजाला पहाड़ों, वादियों और दरिया के किनारों पर फैलना शुरू हो गया था। इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा, पुल आ गया है, खुदा का शुक्र है। हम सुबह होने से पहले पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये इमरान का जज्बा हुब्बुल वतनी और दीन इस्लाम से प्यार का असर था। हकीकत ये थी कि पुल पर पहुंचते पहुंचते दिन की रोशनी हो गई। दिन निकल आया। सूरज बादलों के पीछे ही था मगर उसकी रोशनी बादलों में से छन छन कर सारी वादी और जंगल पर फैल चुकी थी। अब इमरान को भी एहसास हो गया कि वक्त गुजर गया है, लेकिन उसका हौसला अब भी बुलंद था। उसने रेहान से कहा, कोई बात नहीं रेहान, तूफान ने हमारा रास्ता थोड़ी देर के लिए रोक लिया है। अगर भारतीय जासूसों ने बम लगा भी दिया होगा तब भी बम 4 घंटे के बाद फटेगा। रेहान बोला, हाँ, भारतीय जासूस रघु ने अपने साथी से कहा था कि बम पौ फटे लगाया जाएगा और उसके 4 घंटे बाद फटेगा जब मार्केट में लोगों का रश होगा। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि हम बम फटने से कम 3 घंटे पहले पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और पुलिस मार्केट में अपने खास स्क्वाड की मदद से बम तलाश करके उसे बेअसर कर देगी। रेहान ने कहा, अब यही एक उम्मीद बाकी है, मगर हमें जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। दरिया के पुल पर से गुजरने के बाद वो छोटी पहाड़ी सड़क पर आ गए जहां चढ़ाई थी। लेकिन रेहान और इमरान नौजवान थे। उनके खून में जोश था, जिस्म में ताकत थी और दिल में पाकिस्तान और इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत का जज्बा। वो बगैर रुके चलते चले गए। उनके जिस्म पसीने में भीग गए मगर वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उन्हें रास्ते का पता चल चुका था। इस पहाड़ी इलाके की सैरो सियाहत करते हुए वो कई बार इधर से गुजरे थे। दिन की रोशनी भी हो गई थी। आखिर वो उस जगह पर आ गए जहां उन्हें पहली बार जासूसों की वैगन सड़क किनारे नजर आई थी। इस जगह से वो ऊपर वाले मैदान में चढ़ गए। ये शहर से बाहर एक खूबसूरत पार्क नुमा मैदान था। इसी जगह बैठे वो कल शाम पिकनिक मना रहे थे कि अचानक बादल आ गए और वो जब उठकर रेस्ट हाउस की तरफ जाने लगे तो उनकी नज़र सड़क किनारे खड़ी पुरस्रार वैगन पर पड़ गई। अब वो उस पहाड़ी सेहत अफजा मुकाम के रेस्ट हाउस की ग्राउंड में थे। रेस्ट हाउस के किचन में से धुआं निकल रहा था। बेरा चाय के लिए पानी गर्म कर रहा था। रात की बारिश की वजह से घास गीली थी, सर्दी भी हो रही थी। चलने से इमरान और रेहान के कपड़े जो बारिश की वजह से गीले हो गए थे अब सूखने लगे। वो रेस्ट हाउस के सामने से गुजरकर शहर की सड़क पर आ गए। दुकानें अभी बंद थी मगर लोग सड़क पर नजर आ रहे थे। इमरान को पुलिस स्टेशन का पता था। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां सिर्फ 2-4 सिपाही और एक असिस्टेंट कांस्टेबल ही था। इमरान ने जाते ही कहा, जनाब, हमें SHO साहब से मिलना है, हमें जल्दी मिला दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो सिपाहियों ने उनकी बिल्कुल परवाह न की, लेकिन जब इमरान ने कहा कि अगर आपने SHO को घर से फौरन ना बुलवाया तो मैं इलाके के डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ, तो कांस्टेबल ने उसी वक्त SHO को फौरन घर फ़ोन करके कहा कि साहब जल्दी आ जाएं, यहाँ एमरजेंसी हो गई है। SHO यानी थानेदार फौरन पहुँच गया। साफ लग रहा था कि वो सो रहा था कि उसे उठा दिया गया। उसने भी इमरान रेहान की तरफ गुस्से से देखा और कहा, कौन हो तुम लड़को, क्यों सुबह सुबह परेशान करने आ गए हो? इमरान ने कहा, जनाब, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। थानेदार ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ बेटा। जब पाकिस्तान की सलामती का मसला पैदा हो जाए तो हर पाकिस्तानी अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। थानेदार का दिल भी जज्बा हुब्बुल वतनी से लबरेज हो गया। इमरान ने सिपाहियों के सामने ही अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बयान कर डाली। थानेदार फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने इमरान और रेहान को बारी बारी अपने सीने से लगाकर उनका माथा चूमा और कहा, जिस कौम में तुम जैसे नौजवान मौजूद हों उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। उसी वक्त थानेदार ने फ़ोन करके डिप्टी कमिश्नर को इतला दे दी कि हमें खुफिया इतला मिली है कि भारतीय तखरीबकार जासूसों ने शहर की मार्केट में एक ताकतवर बम लगा दिया है।
जो अब से 2.5 घंटे बाद फटकर तबाही मचाने वाला है। डिप्टी कमिश्नर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने इमरान रेहान से अलग मुलाकात करके सारा हाल सुना और फौरन ऑर्डर दिया कि शहर की मार्केट को लोगों से खाली करा दिया जाए और बम तलाश करके उसे ज़ाय किया जाए। डिप्टी कमिश्नर, इमरान रेहान, थानेदार, पुलिस के सिपाही और बम तलाश करने वाला खास दस्ता उसी वक्त मार्केट की तरफ रवाना हो गया। अभी दिन ज्यादा नहीं चढ़ा था, इसलिए मार्केट में कोई ज्यादा रश नहीं था। सिर्फ चंद एक दुकानें ही खुली थीं। लोग फिर भी चीजें वगैरह खरीदने, डबल रोटी, अंडा, मक्खन लेने वहां आए हुए थे। पुलिस ने फौरन उस 2 मंजिला मार्केट को घेरे में लेकर लोगों से खाली करा दिया। दुकानदार भी दुकानें बंद करके मार्केट से बाहर निकल गए। बम तलाश करने वाले अमले ने अपना काम शुरू कर दिया। इमरान के हिसाब से बम को 8 बजे फटकर तबाही मचा देनी थी। दिन के 7 बज गए मगर बम तलाश ना हो सका। 7:30 बज गए। बम अभी तक बरामद नहीं हुआ था। पुलिस के खास दस्ते का अमला सर तोड़ कोशिश कर रहा था। डीसी और थानेदार भी सख्त परेशान थे। फिर उन्हें यकीन सा हो गया कि इमरान ने उन्हें गलत इत्तला दी है। बम कहीं नहीं है। जब 7:45 बज गए तो डीसी ने थानेदार से कहा, तुम लोगों ने ख्वामखा मुझे भी परेशान किया है। इन लड़कों की बात पर हमें एतबार नहीं करना चाहिए था। थानेदार ने भी डीसी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हजूर ठीक फरमा रहे हैं। अगर बम होता तो अब तक बरामद हो गया होता। हमारे पास बम तलाश करने के जदीद तरीन आलात हैं। थानेदार वापस जाने की तैयारियां करने लगा। इतने में बम तलाश करने वाले अमले में से एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, बम मिल गया है। बस फिर क्या था, हर तरफ भगदड़ मच गई। जो लोग महज तमाशा देखने के लिए वहां इर्द गिर्द जमा हो गए थे वो उठ दौड़े। सिपाही भी इधर उधर छुपने लगे। डीसी ने गाड़ी एक दरख्त के पीछे खड़ी कर दी। थानेदार हाँफता हुआ बम तलाश करने वाले अमले की तरफ गया। बम मार्केट के अंदर एक दुकान के फट्टे के नीचे गटर में लगाया गया था। माहिर अमले ने उसी वक्त बम को गटर में से निकालकर स्ट्रेचर पर रखा और मार्केट से दूर ले गए। बम तलाश करने वाले दस्ते के चीफ कांस्टेबल ने कहा, यह टाइम बम है, इसके फटने में सिर्फ 14 मिनट बाकी रह गए हैं, यहां से दूर चले जाओ। सिपाही, थानेदार और डीसी भी वहां से दूर चले गए। इमरान रेहान भी वहां से हट गए। इमरान ने थानेदार से कहा, मैं ना कहता था कि बम मार्केट में लगाया गया है। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया होगा। थानेदार बोला, तुमने शहर को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है इमरान। मैं तुम्हें इनाम दिलाने की सिफारिश करूंगा और उन भारतीय जासूसों को भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। चीफ कांस्टेबल ने 5 मिनट के अंदर अंदर बम को बेकार करके उसके अंदर लगा हुआ क्लॉक बाहर निकालकर तारें काट डाली। सब ने इत्मीनान का सांस लिया। चीफ ने डीसी को बताया, सर यह बम बेहद ताकतवर था। अगर ये फट जाता तो मार्केट तबाह हो जाती और यहाँ कोई शख्स जिंदा न बचता। डीसी ने इमरान रेहान की बेहद तारीफ की। तब इमरान ने डीसी और थानेदार को बताया कि उन जासूसों ने हमारी खुफिया पुलिस के एक सिपाही को शहीद कर दिया है और उनकी आंखों के सामने उसकी लाश को पुल पर से दरिया में फेंक दिया था। फौरन पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि सिपाही अलादाद ड्यूटी पर नहीं आया। जगह जगह उसे तलाश किया गया मगर वो जिंदा होता तो मिलता। उसी वक्त जासूसों के खिलाफ तखरीबकारी और कत्ल के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीसी ने खास तौर पर थानेदार को हदायत की कि वो सिपाहियों का दस्ता लेकर इमरान रेहान के साथ जंगल में भारतीय जासूसों के ठिकाने का पता लगाए और उन्हें हर हालत में गिरफ्तार करे। इमरान रेहान सारी रात के जागे हुए थे। उन्हें सख्त नींद आ रही थी मगर वतन की सलामती के ख्याल से वो सिपाहियों के दस्तों को लेकर भारतीय जासूसों की खुफिया कमीनगाह की तरफ रवाना हो गए। इमरान रेहान जब मुसल्ला पुलिस और थानेदार को लेकर उस चट्टान के पास पहुंचे जहां वैगन खड़ी थी तो उन्हें यह देखकर सख्त मायूसी हुई कि वहां कोई वैगन नहीं थी। थानेदार ने कहा, उन जासूसों को पता चल गया होगा कि मार्केट में उनका लगाया हुआ बम नहीं फटा और उन्होंने वैगन यहां से किसी दूसरी जगह पहुंचा दी होगी। इमरान ने कहा, सर वो लोग जब वायरलेस कर रहे थे तो भारतीय जासूस रघु ने अपने साथी से कहा था कि चलो अब इस वायरलेस सेट को पुरानी कब्र में जाकर छुपा दें। थानेदार मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ किसी कब्रिस्तान में अपना खुफिया ठिकाना बना रखा है। हम इलाके के सारे कब्रिस्तान कंगाल डालेंगे और जासूसों को गिरफ्तार करके रहेंगे। रेहान ने कहा, थानेदार साहब टारगेट नंबर 4 के बाद उन जासूसों ने टारगेट नंबर 5 और टारगेट नंबर 6 में भी बमों के धमाके करने हैं। हमने उनके मुंह से ये सब कुछ सुना था। थानेदार ने पतलून की पेटी ऊपर करते हुए कहा, तुम फिक्र न करो बरखुरदार, हम इससे पहले उन हरामियों को दबोच लेंगे। इमरान कहने लगा, इंडिया से 2 और तखरीबकार यहाँ पहुंच चुके हैं सर। हमने ये भी उनकी ज़बानी सुना है। इन दोनों तखरीबकारों को भारतीय जासूस किसी पहाड़ के गार में लेने गए थे। हम उनका पीछा जारी रखते मगर बारिश के तूफान ने हमें कुछ न करने दिया और दुश्मन हमारी नज़रों से गायब हो गया। थानेदार बोला, हम पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारेंगे और इन तखरीबकारों को पकड़कर फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर रहेंगे। आओ मेरे साथ। दोपहर तक थानेदार और सिपाही भारतीय जासूसों के कब्रिस्तान वाले ठिकाने को तलाश करते रहे मगर ये ठिकाना उन्हें कहीं ना मिल सका।
उन्होंने पहाड़ी इलाके में 2-3 कब्रिस्तानों की तलाशी ली, मगर वहां उन्हें कोई वायरलेस सेट ना मिला। 3 बजे दोपहर ये लोग वापस शहर में आ गए। इमरान और रेहान बेहद थक गए थे, नींद से उनके सर घूम रहे थे। उन्होंने थानेदार से इजाज़त ली और अपने रेस्ट हाउस में आकर थोड़ा बहुत खाना खाया और बिस्तरों पर गिरते ही सो गए। वो थकन से चूर थे। दिन के 3 बजे सोए तो आधी रात को उनकी आंख खुली। इसके फौरन बाद वो फिर सो गए। सुबह उठे तो बिल्कुल ताज़ा दम थे। जल्दी जल्दी नहाकर उन्होंने नाश्ता किया, कपड़े बदले और पुलिस स्टेशन आकर थानेदार से पूछा कि भारतीय जासूसों की गिरफ्तारी और उनका खुफिया अड्डा मालूम करने के बारे में क्या बना। थानेदार ने कहा, हमने चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए हैं। खुदा ने चाहा तो आज ही उन लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इमरान रेहान खामोशी से वापस रेस्ट हाउस में आ गए। वो अपने कमरे में खिड़की के पास मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। बाहर आसमान पर हल्के हल्के बादल छा रहे थे। मौसम खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी। इमरान किसी गहरी सोच में था। रेहान कहने लगा, इमरान, पुलिस को अपना फर्ज पूरा करने दो, लेकिन हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। इमरान ने सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा और बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें जासूसों के खुफिया ठिकाने को खुद तलाश करके उनके नापाक इरादों को नाकाम बनाना चाहिए। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और दुश्मन के आदमी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे इलाके में दाखिल हो चुके हैं। हम आराम से नहीं बैठ सकते। रेहान ने कहा, हमें इस वक्त जासूसों के खुफिया ठिकाने की तलाश में निकल पड़ना चाहिए। अब देखना यह है कि हम कौन से कब्रिस्तान में जाएं। इस इलाके के जितने कब्रिस्तान थे वो तो सब पुलिस ने देख लिए हैं और उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। इमरान बोला, मेरा ख्याल है कि ये कब्रिस्तान इंडिया की सरहद के पास किसी जगह होगा। जरूर ये पुराना और कोई ऐसा कब्रिस्तान होगा जहां लोग अब अपने मुर्दे दफन नहीं करते होंगे। मेरा भी यही ख्याल है। इमरान ने रेहान के ख्याल की तायीद करते हुए कहा। इमरान कुर्सी से उठकर अलमारी की तरफ गया और बोला, तुम जल्दी से जैकेट पहनकर तैयार हो जाओ, हमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। रेहान ने फौरन जैकेट पहनी। इमरान पहले ही जैकेट पहने हुए था। दोनों ने अपने अपने शिकारी चाकू पतलून की जेबों में रखे। जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाना खाया। एक लिफाफे में डबल रोटी डाली, पानी की छागल कांधे पर रखी और अल्लाह का नाम लेकर रेस्ट हाउस से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त दिन के 10 बजने वाले थे। वो दोनों दोस्त रेस्ट हाउस के पार्क से उतरकर जंगल को जाने वाली पगडंडी पर चल रहे थे। रेहान कहने लगा, इमरान, हमारे पास असलहा जरूर होना चाहिए और कुछ नहीं तो एक पिस्तौल ही होता। आखिर हमने मुजाहिद फोर्स में ट्रेनिंग ले रखी है, हम पिस्तौल चला सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिस्तौल क्या, हम तो स्टेन गन और क्लाशनकोफ भी चला सकते हैं, मगर असलहा कहाँ से आएगा। खैर कोई बात नहीं, हम दुश्मन का असलहा छीनकर उसी से उसका मुकाबला करेंगे। यूं ही बातें करते वो पगडंडी पर चलते गए। एक घाटी में से गुजरकर वो उस कच्ची सड़क पर आ गए जहां उन्होंने पहली बार भारतीय जासूसों की पुलिसरार वैगन देखी थी। यहाँ से वो बाएं जानिब चीड़ के दरख्तों के झुंड में से होते हुए दरिया के पुल की तरफ चलने लगे। ये सारा रास्ता उनका देखा भाला था। रेहान कहने लगा, यार, हमें कैसे मालूम होगा कि हम भारत की सरहद के करीब पहुंच गए हैं। इमरान ने कहा, वहां पहुंचकर अंदाजा हो जाएगा और फिर वो गार जरूर उसी जगह किसी कब्रिस्तान के करीब ही होगा। हमें उस वीरान कब्रिस्तान ही की तलाश है, हमें कोई बॉर्डर थोड़ी क्रॉस करना है। इमरान को भारतीय जासूसों का कोड लफ्ज याद था। जब कोई जासूस किसी दूसरे जासूस से बात करता तो एक दूसरे की शनाख्त के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल करता था। इमरान और रेहान को उन भारतीय जासूसों का कोड वर्ड मालूम था जिसके जरिए वो भारत में अपने बॉस से बात करते थे। ये कोड वर्ड, हेलो काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। इमरान ने यह कोड वर्ड पुलिस को नहीं बताया था, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मगर इमरान ने इसे अच्छी तरह से याद कर लिया। मुजाहिद फोर्स में इमरान रेहान को वायरलेस सेट के जरिए बात करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। एक तरह से वो दोनों पक्के फौजी थे, सिर्फ फौजी वर्दी में नहीं थे। सामने दरिया का पुल आ गया। अब दरिया में रात वाला तूफान नहीं था और उसकी लहरें सुकून से बह रही थीं। वो पुल पर से गुजरकर दरिया की दूसरी तरफ आ गए। जंगल की उतराई चढ़ाई पर से गुजरते 2 घंटे तक चलते रहने के बाद आखिर वो उस चट्टान के पास पहुंच गए जहां भारतीय जासूसों ने वैगन खड़ी की थी। वैगन अब वहां नहीं थी। यहाँ इमरान रेहान ने थोड़ी देर आराम किया, छागल में से पानी निकाल कर पिया और चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में उस तरफ चल पड़े जिधर तूफानी रात में भारतीय जासूस गए थे। चलते चलते उन्हें काफी देर गुजर गई। रेहान ने फिक्रमंद होकर कहा, इमरान, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? जहाँ तक मुझे याद है यहाँ बाएं जानिब दरिया बहता था, मगर अब कोई दरिया नहीं है। हम जरूर रास्ते से भटक कर किसी दूसरी तरफ जंगल में निकल आए हैं। इमरान भी इर्द गिर्द के टीलों और दरख्तों को गौर से देख रहा था। कहने लगा, ये टीले भी मैंने पहले नहीं देखे, शायद आगे दरिया आ जाए, हमें चलते रहना चाहिए। फिर सूरज गुरूब हो गया। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया, जिसकी वजह से जंगल और टीलों में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए।
उन्होंने डबल रोटी निकालकर उसके 2-2 स्लाइस खाए, पानी पिया और बातें करने लगे कि अब हमें किस तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही अजनबी जंगल में आ गए थे। इमरान कहने लगा, रेहान, ये बात तय है कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें वो कब्रिस्तान नहीं मिल जाता जिसका जिक्र भारतीय जासूस रघु ने किया था। हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे। रेहान बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं इमरान। वो दोनों थोड़ी देर आराम करने के बाद उठे और मशरिक की सिमत, जो ऊंचा टीला था और जिस पर अजीब किस्म के दरख्त उगे हुए थे, उधर को चल दिए। ये बिल्कुल वीरान और सुनसान इलाका था। यहाँ किसी जगह कोई गांव तक नहीं था। दरख्तों पर परिंदे भी नहीं बोल रहे थे। शाम का अंधेरा उन्हें अपनी लपेट में ले रहा था। खुनकी भी बढ़ गई थी। आसमान पर बादल जरूर थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। इमरान कहने लगा, ये बड़े अजीब दरख्त हैं। इनकी शाखें ऐसे नीचे को झुकी हुई हैं जैसे सर झुकाकर किसी का मातम कर रहे हों। देखो, यहाँ किसी दरख्त पर कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा। रेहान ने एक सहमी हुई निगाह इर्द गिर्द डाली और बोला, मुझे तो ये जगह आसेबी लगती है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, मैं किसी आसेब को नहीं मानता। हम मुसलमान हैं और मुसलमान सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरता। चलो आओ, हम शायद अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। इमरान के अज़्म हिम्मत से रेहान को बड़ा हौसला मिलता था। जब कभी किसी मुहिम में रेहान का दिल छोटा हो जाता और वो घबरा जाता तो इमरान अपनी ताकतवर ईमान अफरोज बातों से उसका हौसला बढ़ा देता। रेहान का खौफ एकदम दूर हो गया। जब वो ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचे तो वहां उन्हें दरख्तों के नीचे इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी नजर आईं। इमरान ने शाम के फीके अंधेरे में झुककर देखा और बोला, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये किसी इंसान की हड्डियां हैं, मगर यहाँ ये इस तरह क्यों बिखरी पड़ी हैं। रेहान भी झुककर इंसानी हाथों पांव और गर्दन की हड्डियों को देख रहा था। वो कहने लगा, इमरान, मुझे लगता है कि वो पुराना कब्रिस्तान करीब ही है जिसकी हमें तलाश है। इमरान ने सामने पहाड़ की तरफ देखा। दिन की बहुत ही हल्की रोशनी बाकी रह गई थी। वो 15-20 कदम आगे बढ़े होंगे कि उतराई आ गई। यहाँ झुकी हुई शाखों वाले मातमी दरख्त शाम के बढ़ते फैलते अंधेरे में चुपचाप खड़े थे। हवा भी बिल्कुल बंद थी। उन दरख्तों के नीचे इमरान रेहान को मिट्टी की ढेरियां उभरी हुई नजर आईं। रेहान ने चौंक कर कहा, इमरान, ये वही पुराना कब्रिस्तान है। इमरान इससे पहले ही कब्रों को देख चुका था। वो कब्रों के पास आ गए। ये बहुत पुरानी कब्रें थीं और अक्सर टूट फूट गई थीं। किसी कब्र पर कोई दिया नहीं जल रहा था। किसी कब्र पर फूलों का बासी हार भी नहीं पड़ा था। यूं महसूस होता था जैसे मुद्दत से इधर कोई मुर्दा भी दफन नहीं किया गया और जो मुर्दे कब्रों में दफन हैं उन्हें दफन करके लोग भूल गए हैं। एक कब्र पर पत्थर का कतबा एक तरफ को झुक गया था। उस पर कुछ हिंद से उभरे हुए थे। रेहान ने कहा, इस पर कुछ लिखा हुआ है इमरान, माचिस जलाकर देखो। इमरान ने जेब से माचिस निकालकर दिया सलाई जलाई तो कब्र के पुराने कतबे पर लिखे हुए अंग्रेजी के हिंद से साफ नजर आने लगे। उस कतबे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ 1851 का सन लिखा था। ये हिंद से पत्थर में से बाहर को उभरे हुए थे। इमरान बोला, रेहान, ये वाकई पुराना और कदीम तरीन कब्रिस्तान है। ये कब्र तकरीबन 250 साल पुरानी है। रेहान भी सहमी सहमी आंखों से कब्र के कतबे पर लिखे हुए हिंद से देख रहा था। कहने लगा, इस पर मरने वाले का नाम क्यों नहीं लिखा गया। इमरान ने दिया सलाई बुझा दी और बोला, हो सकता है मरने वाले ने वसीयत की हो कि उसकी कब्र पर उसका नाम ना लिखा जाए। रेहान ने चौंक कर कहा, इमरान, ये देखो, इस कब्र के पहलू में एक सुराख है। इमरान ने झुक कर देखा। वाकई कब्र की बाएं जानिब एक सुराख था। यह सुराख काफी चौड़ा था। लगता था कि किसी इंसान ने वो बनाया है। रेहान बोला, हाथ न डालना इमरान, हो सकता है इसके अंदर सांप रहता हो। इमरान ने कहा, अगर हम इस तरह डरने लगे तो अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं इस कब्र को खोद कर देखूंगा। मुझे यकीन है कि भारतीय जासूसों ने अपना वायरलेस सेट इसी कब्र में छुपाया हुआ है। रेहान खामोश हो गया। इमरान ने जेब से शिकारी चाकू निकालकर उसे खोला और अल्लाह का नाम लेकर कब्र के सुराख को खोदना शुरू कर दिया। कब्र की मिट्टी भुरभुरी थी और उसमें छोटे छोटे पत्थर भी मिले हुए थे। कब्र की मिट्टी अपने आप नीचे गिरती चली गई। इमरान ने कब्र को दरमियान से खोदने के लिए अपना शिकारी चाकू जोर से मारा तो अचानक आवाज आई, मुझे क्यों तकलीफ देते हो? मेरी कब्र मत खोदो। जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो मेरी कब्र में नहीं है। आवाज सुनते ही इमरान पर भी एक बार खौफ से लर्जा तारी हो गया। वो जल्दी से पीछे हट गया। इमरान पहले ही उछलकर पीछे दुबक गया था। ये आवाज कब्र के अंदर से आई थी। उसमें इमरान को जरा सा भी शक नहीं था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कब्र के अंदर से आवाज आई, मैं इस कब्र का मुर्दा हूं। रेहान बहुत डरा हुआ था मगर इमरान बड़ी हिम्मत किए हुए था। उसने पूछा, अगर तुम मुर्दा हो तो फिर बोल कैसे लेते हो? मुर्दे तो बोला नहीं करते। कब्र में से आवाज आई, इस राज को तुम जिंदा लोग नहीं समझ सकते। बाज राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ मरने के बाद ही खुलते हैं। इमरान ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि हम एक खास चीज की तलाश में तुम्हारी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं? कब्र से आवाज आई,
मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे उन चीज़ों का भी इल्म है जिन्हें तुम नहीं जानते। इमरान ने कहा, तो फिर मेहरबानी करके हमें बता दो कि जिस चीज़ की हमें तलाश है वो हमें कहाँ मिलेगी। कब्र में से आवाज़ आई, मैं तुम्हें जितना बताना था बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बताने की मुझे इजाज़त नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरी कब्र से गुजर कर आगे जाओ, जहाँ कब्रिस्तान ख़त्म होगा वहाँ एक काली चट्टान आएगी। उस काली चट्टान के अंदर एक सुरंग है, तुम दोनों इस सुरंग में चले जाना। सुरंग में अंधेरा होगा, तुम डरना नहीं। वहाँ एक पुरस्कार इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। इमरान रेहान कब्र के मुर्दे की बात बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। जब वो खामोश हो गया तो इमरान ने पूछा, ये पुरस्कार इंसान कौन है? कब्र इस तरह हिली जैसे जल्जला आ गया हो, और जो सुराख इमरान ने चाकू से खोदा था वो अपने आप बंद हो गया। रेहान ने आहिस्ता से कहा, इमरान भाई, अब ये कब्र नहीं बोलेगी, यहाँ से निकल चलो। इमरान ने रेहान को साथ लिया। दोनों कब्र के ऊपर से गुजर कर कब्रिस्तान के शुमाल की तरफ बढ़े। अब अंधेरा गहरा हो गया था और रात छा गई थी। जब कब्रिस्तान खत्म हो गया तो क्या देखते हैं कि सचमुच सामने एक काली स्याह डरावनी चट्टान सर उठाए खड़ी है। इमरान ने कहा, यही वो चट्टान है, मगर इसकी सुरंग कहाँ है? रेहान ने इमरान के करीब आते हुए कहा, भाई सोच समझ कर आगे चलो, कहीं इसमें दुश्मन की कोई चाल ना हो। इमरान ने रेहान को डांटते हुए कहा, यहाँ दुश्मन कहाँ से आ गया? तुम मेरे साथ रहो, जो होगा देखा जाएगा। हमें सुरंग के अंदर जरूर जाना चाहिए, हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। इमरान चट्टान की दूसरी तरफ आया तो उसे एक सुरंग नजर आई जो चट्टान के अंदर जा रही थी। उसने रेहान से कहा, यही वो सुरंग है, आओ मेरे पीछे पीछे। अब रेहान का हौसला भी वापस आ गया। वो इमरान के साथ ही सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में वाकई इस कदर घुप अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। रेहान ने इमरान का बाजू थाम लिया। इमरान, ऐसा अंधेरा तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो बिल्कुल कब्र का अंधेरा है। इमरान ने आहिस्ता से कहा, खामोशी से मेरे साथ कदम बढ़ाते रहो। सुरंग एक तरफ मुड़ी तो अचानक इमरान रेहान को सामने रोशनी दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। करीब जाकर देखा कि ये रोशनी सुरंग की दीवार में बनी हुई एक खिड़की में से आ रही थी। रेहान ने सरगोशी की, इस खिड़की के पीछे क्या है इमरान? इमरान ने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या पता कि खिड़की के पीछे क्या है। इतने में एक बारोब और भारी भरकम मर्दाना आवाज आई, घबराओ नहीं इमरान रेहान, खिड़की में से गुजर कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। इमरान की हिम्मत बंदी, उसने वहीं से पूछा, मगर आप कौन हैं जनाब? खिड़की के पीछे से आवाज आई, तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रेहान ने धीमी आवाज में कहा, चले चलते हैं इमरान, हो सकता है ये कोई ऐसा आदमी हो जो हमारी मदद करना चाहता हो। खिड़की की दूसरी तरफ कोई 10 फुट नीचे एक तय खाने का फर्श था, जहां तख्त बिछा था। तख्त के कोने पर शमा रोशन थी, जिसकी रोशनी सारे कमरे में फैली हुई थी। तख्त पर मसनद लगी थी, जिस पर गोरे रंग का चौड़े शानों, मजबूत जिस्म और स्याह घुंघरियाले बालों वाला एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। उसके करीब ही तख्त पर एक चांदी की सुराही और एक चांदी का गिलास पड़ा था। इमरान और रेहान खिड़की में खड़े उस खूबसूरत नौजवान को हैरत से देख रहे थे कि ये कौन है और शमा रोशन किए इस तंगो तारीक सुरंग के अंदर उनका किस लिए इंतजार कर रहा है। इतने में नौजवान ने आवाज दी, इमरान रेहान, मेरे पास आओ, डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। इससे दोनों को हौसला हुआ और खिड़की की दूसरी तरफ जो जीना लगा था उस पर से उतरकर नौजवान के पास आ गए। उन्होंने उसे सलाम किया तो वो बोला, तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे होगे, तुम्हें हैरान होना भी चाहिए, लेकिन जब मैं तुमसे अपना तारुफ कराऊंगा तो तुम बड़े खुश होगे और तुम्हारी हैरानी दूर हो जाएगी। मेरा नाम अंबर है। इमरान ने गौर से उस नौजवान को देखा और कहा, क्या आप अंबर नाग मारिया वाले अंबर हैं? नौजवान मुस्कुराया, तुमने ठीक पहचाना, मैं अंबर नाग मारिया वाला ही अंबर हूँ और यहाँ से हजारों मील और हजारों साल का फासला तय करके कदीम जमाने से निकलकर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा जज्बा हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा यहाँ तक खींच लाया है। मैं खुद पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। मैं जानता हूँ दुश्मन इस इस्लामी मुल्क को बुरी नज़र से देखते हैं, मगर जब तक पाकिस्तान में तुम जैसे बहादुर और हुब्बुल वतन नौजवान मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इमरान और रेहान अंबर की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। रेहान ने कहा, अंबर भाईजान, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारतीय जासूसों का ठिकाना कहाँ है? अंबर ने कहा, उनका ठिकाना यहाँ से 2 मील नीचे एक पहाड़ी गार के अंदर है। इमरान कहने लगा, अंबर भाई, दुश्मन के पास असलहा है, हमारे पास सिर्फ शिकारी चाकू हैं, क्या हमें कहीं से पिस्तौल मिल सकती हैं? अंबर मुस्कुराया। इमरान रेहान,
मैं तुम्हें एक ऐसा असलहा देने वाला हूं जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी तोप, बंदूक और राइफल भी कुछ नहीं कर सकती। रेहान ने बेताबी से पूछा, क्या आपके पास एटम बॉम्ब है अंबर भाईजान? अंबर ने सुराही की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे पास एटम बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर चीज है। इस सुराही में तिलिस्मे हयात का अर्क है। ये मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए हजारों बरस पुराने एहराम मिस्र से निकाल कर लाया हूं। ये तुम्हें पिलाया जाएगा। इमरान ने पूछा, इसके पीने से क्या होगा अंबर भाई? अंबर ने कहा, तुमने मेरी दास्तान अंबर नागमारिया में पढ़ा होगा कि मुझ पर चाकू, तीर, छुरी, गोली, बॉम्ब किसी चीज का असर नहीं होता। रेहान ने जल्दी से कहा, हाँ अंबर भाईजान, मैंने अंबर नागमारिया में पढ़ा है कि आप पर किसी तलवार, तीर और गोली का असर नहीं होता। अंबर बोला, बस ये अरक पीने से तुम दोनों पर भी किसी हथियार का असर नहीं होगा। तुम दोनों भी मेरी तरह बन जाओगे। तुम में इतनी ताकत आ जाएगी कि भारी से भारी पत्थर को कंकर की तरह उठाकर नीचे घाटी में फेंक सकोगे। तुम पर ना पिस्तौल की गोली का असर होगा, ना राइफल और मशीन गन की गोली तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी। इमरान ने खुश होकर कहा, फिर तो हम अपने वतन से तमाम पाकिस्तान दुश्मन जासूसों को निकाल बाहर फेंकेंगे। मेहरबानी करके हमें जल्दी से यह अरक पिला दीजिए। अंबर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अपना चेहरा उठाकर बोला, लेकिन एक मुश्किल तुम्हें जरूर पेश आएगी, और वो ये कि इस अरक का असर सिर्फ रात की रात होगा। सुबह होते ही यह असर खत्म हो जाएगा और तुम आम इंसान बन जाओगे। फिर दूसरे लोगों की तरह तुम भी चाकू और गोली से जख्मी हो सकोगे और मर भी जाओगे। इमरान ने फिक्रमंद होकर पूछा, मगर अंबर भाई ऐसा क्यों है? अंबर ने कहा, इसलिए कि तुम असली अंबर नहीं हो। तुम्हें वक्ती तौर पर इस अरक के जरिए अंबर की ताकत दी जाएगी। यहाँ मैं मजबूर हूँ। तुम्हें अपना हर खतरनाक काम अब रात को ही करना होगा, क्योंकि रात को तुम दोनों बेपनाह ताकत के मालिक बन जाया करोगे। रेहान बोला, अगर इसके सिवा कोई चारा नहीं और आप भी मजबूर हैं तो हमें अरक पिला दीजिए। अभी रात है, हम इसी वक्त दुश्मन जासूसों के ठिकाने पर हमला करेंगे। अंबर ने सुराही से अरक निकालकर बारी बारी इमरान और रेहान को पिला दिया। अरक का जायका सौंफ जैसा था। अरक पीते ही इमरान रेहान को अपने अंदर एक नई ताकत बेदार होती महसूस हुई। उन्हें यूं लगने लगा जैसे वो अगर चाहें तो हवा में उड़ सकती हैं। अंबर ने कहा, इस अरक का असर सिर्फ रात की रात रहेगा। दिन निकलते ही असर खत्म हो जाएगा। फिर जो ही रात आएगी तुम्हारे अंदर दोबारा अंबर की ताकत आ जाएगी। इमरान ने पूछा, यह सिलसिला कब तक जारी रह सकेगा अंबर भाई? अंबर ने कहा, यह मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम्हारी ताकत खत्म होने लगेगी तो मैं एक बार तुमसे मुलाकात करने आऊंगा और तुम्हें फिर से तिलिस्मी अरक पिला जाऊंगा। रेहान ने अपनी दिलचस्पी के लिए पूछा, अंबर भाई, क्या आप किसी तरह अपने साथ नागमारिया, जूली सॉन्ग, केटी और थ्यूसोंग को नहीं ला सकते? मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक है। अंबर ने हंसते हुए कहा, वादा नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा हो सका तो कभी ना कभी तुम्हारी नागमारिया से मुलाकात जरूर करा दूंगा। अब तुम अपने जिहाद को शुरू कर दो। मैं भी ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता। मुझे वापस यहाँ से 5000 साल पीछे के जमाने में जाना है, जहाँ नाग और मारिया मेरा इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर अंबर ने तख्त के कोने में जलती हुई शमा को बुझा दिया। शमा के बुझते ही वहां गुप्त अंधेरा छा गया। इमरान रेहान वहीं खड़े अंधेरे में आंखें फाड़े देखने की कोशिश करते रहे। फिर छत में हल्की रोशनी हुई और वो ये देखकर दंग रह गए कि वहां न तख्त था और ना ही अंबर था। रेहान ने कहा, अंबर भाईजान चले गए हैं। इमरान ने वीरान कोठरी में एक निगाह डाली और रेहान की तरफ देखकर बोला, मुझे तो लगता है कि हमने इकट्ठे ही एक ख्वाब देखा है। रेहान कहने लगा, तुमने अंबर नागमारिया की दास्तान नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी होती तो कभी ऐसा ख्याल दिल में ना लाते। इमरान बोला, तो चलो फिर हम अपनी ताकत को आजमा कर देख लेते हैं। हाँ आओ, बाहर निकलकर अपनी ताकत आजमाते हैं। वो दोनों वीरान तहखाने से निकलकर सुरंग में आ गए। यहाँ पर वही गहरा अंधेरा छाया था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर आसमान पर से बादल गायब हो गए थे। नीले सितारे चमक रहे थे और उनकी धीमी फीकी नीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। इमरान ने कुछ याद करते हुए कहा, रेहान, गलती हो गई। हमें अंबर से यह भी पूछ लेना चाहिए था कि भारतीय जासूसों का टारगेट नंबर 5 और टारगेट नंबर 6 क्या है, और जो नए जासूस भारत से स्मगल होकर आए हैं वो किस रोज और कौन सा जहाज अगवा करेंगे। रेहान कहने लगा, तुम अंबर को नहीं जानते, तुमने उसकी दास्तान नहीं पढ़ी। उसने जितना बताना था बता दिया। इससे ज्यादा हम पूछते भी तो वो कभी ना बताता। इमरान बोला, खैर कोई बात नहीं, उसने हमें कम से कम भारतीय जासूसों का खुफिया ठिकाना तो बता दिया है। बाकी काम हम खुद कर लेंगे। आओ अब हम अपनी अपनी ताकत आजमाते हैं। वहां करीब ही जमीन पर एक बहुत भारी और काफी बड़ा पत्थर पड़ा था। इमरान ने कहा कि मैं ये पत्थर उठाने की कोशिश करता हूँ। इमरान ने पत्थर के गिर्द अपनी बाहें फैला दी।
रेहान करीब खड़ा उसे बड़े शौक से देख रहा था। इमरान ने जरा सी कोशिश की तो कई टन वजनी पत्थर जमीन से उठकर उसके बाजू में आ गया। उसने इतने वजनी पत्थर को एक सरहाने की तरह उठा लिया। इमरान तो हैरतजदा होकर रह गया। उसने जल्दी से पत्थर जमीन पर वापस रख दिया और जज्बात से भरी हुई आवाज में बोला, रेहान अब तुम कोशिश करो, मैं तो अंबर की तरह ताकतवर बन गया हूँ। रेहान ने भी पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लिया। इमरान ने जेब से चाकू निकाला और बोला, अब हमें अपनी ताकत के दूसरे पहलू को आजमाना होगा। अंबर ने कहा था कि हम पर किसी हथियार का कोई असर नहीं होगा। मैं इस चाकू के जरिए अपनी उस जबरदस्त ताकत को आजमाना चाहता हूँ। इमरान ने चाकू की नोक अपनी हथेली पर रखकर चाकू को दबाया। उसे कोई तकलीफ ना हुई। उसने चाकू को जोर से दबाया। चाकू 1 इंच तक उसकी हथेली में घुस गया। इमरान और रेहान ये देखकर हैरान रह गए कि हथेली पर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। इमरान ने जल्दी से चाकू बाहर खींच लिया। दोनों सितारों की रोशनी में गौर से हथेली पर आए हुए खून के बगैर जख्म को तकने लगे। हथेली में जख्म का शगाफ बना हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जख्म का शगाफ बंद हो गया। इमरान ने अपनी हथेली को दूसरे हाथ से मला और पुरजोश अंदाज में बोला, रेहान कमाल हो गया, जख्म से खून भी नहीं निकला और जख्म अपने आप बंद भी हो गया। मैंने ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा। रेहान बड़ा खुश था। कहने लगा, इमरान तुम अंबर को नहीं जानते। अगर तुमने उसकी दास्तान पढ़ी होती तो तुम्हें मालूम होता कि वो किस कदर ताकत का मालिक है। लाओ अब मैं अपने जिस्म पर चाकू मारकर तुम्हें दिखाता हूँ। रेहान ने भी उसी तरह अपनी हथेली में चाकू 1 इंच तक घोंप दिया। उसे ना तो कोई तकलीफ हुई और ना खून निकला। उसने चाकू बाहर निकाला तो 1 मिनट से भी कम वक्त में हथेली का जख्म अपने आप मिल गया। इमरान ने चाकू बंद करके जेब में रख लिया और बोला, अफसोस कि ये जबरदस्त ताकत सिर्फ रात को ही हमारे साथ हुआ करेगी। काश दिन के वक्त भी हम इतने ही ताकतवर हो सकते। रेहान ने कहा, यह अंबर की मजबूरी है इमरान, फिर भी उसकी मेहरबानी है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर इतनी दूर से हमें यह ताकत अता करने आ गया। इमरान बोला, हमें अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। रात गुजरने से पहले पहले हमें जासूसों के अड्डे पर हमला करके उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। आओ मेरे साथ। अंबर ने उन्हें कहा था कि भारतीय जासूसों ने पहाड़ी से दूर एक गार में अपना ठिकाना बना रखा है। इमरान रेहान पहाड़ी के बाएं तरफ दरख्तों से होते हुए काली पहाड़ी के पीछे आ गए। यहाँ से जासूसों का ठिकाना 2 मील के फासले पर था। उन्होंने रात के अंधेरे में अंबर के बताए हुए रुख की तरफ चलते हुए 1 घंटे में यह फासला तय कर लिया। यहाँ उन्हें एक और स्याह काली पहाड़ी दिखाई दी। रेहान ने कहा, यही वो पहाड़ी है इमरान, जिसके गार में भारतीय जासूसों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा है। इमरान ने रेहान का हाथ दबाते हुए कहा, आहिस्ता बोलो रेहान, हम दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। हमें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। अगरचे हम हमला करके उन सबको हलाक कर सकते हैं, हम में इतनी ताकत आ गई है कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन उन जासूसों को मार देने से हम उनके राज मालूम नहीं कर सकेंगे। हमें ये मालूम नहीं हो सकेगा कि उनका टारगेट नंबर 5 और टारगेट नंबर 6 क्या है और कब और किस वक्त पाकिस्तान का तैयारा अगवा करने वाले हैं। हमारे लिए ये मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। रेहान ने दबी जुबान से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इमरान बोला, अगर भारतीय जासूस इस वक्त गार के अंदर मौजूद हैं तो हमें उनकी बातें सुननी चाहिए कि वो अगला प्रोग्राम क्या तैयार कर रही हैं। दूसरा ये कि जो नए जासूस आए हैं वो कहाँ हैं और किस शहर से तैयारा अगवा करने वाले हैं, ताकि हम उनके नापाक मंसूबे को नाकाम बना सकें। आओ पहले उनका खुफिया ठिकाना तलाश करते हैं। हो सकता है वो इस वक्त वहाँ ना हो और हमें उनके ठिकाने से मुफीद मालूमात हासिल हो जाएं। रात गहरी तारीख थी और सारा जंगल सुनसान था। दरख्त चुपचाप खड़े थे। दोनों दोस्त दबे पांव चल रहे थे। वो काली पहाड़ी के पास आकर झाड़ियों के पीछे बैठ गए, क्योंकि उन्हें पहाड़ी की दीवार में एक तारीख शगाफ नजर आ रहा था। इमरान ने रेहान के कान में कहा, यही दुश्मन का खुफिया ठिकाना लगता है। तुम इसी जगह ठहरो, मैं आगे जाकर पता करता हूँ। जब मैं कोयल की आवाज़ निकालूं तो समझ जाना कि मैदान खाली है, फिर तुम भी आ जाना। रेहान को वहीं छोड़कर इमरान जमीन पर औंधे मुंह लेट गया और फौजियों की तरह कोहनियों के बल गार के मुंह की तरफ खिसकने लगा। उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो सांप की तरह रेंगता आगे बढ़ता चला गया। फिर गार के मुंह के पास आकर एक तरफ रुक गया। उसने सांस रोक लिया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। गार के बाहर और अंदर सन्नाटा तारी था। जब इमरान को यकीन हो गया कि गार के अंदर कोई इंसान नहीं है तो वो उसी तरह जमीन पर पत्थरों और घास के बीच में से रेंगता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। गार की मरतूब फिजा में अजीब किस्म की बू फैली हुई थी। अंदर गहरा अंधेरा था। इमरान सांस रोक के कुछ सेकंड तक जमीन पर बिल्कुल साकित होकर लेटा रहा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि गार खाली है तो वो आहिस्ता से उठा।
और गार की दीवार के साथ लगकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। अचानक उसका पांव किसी चीज से टकरा गया। इससे आवाज पैदा हुई। इमरान जल्दी से शिकारी चाकू निकालकर वहीं बैठ गया। उसका ख्याल था कि अगर गार में कोई होगा तो आवाज सुनकर जरूर वहां आएगा या रोशनी करेगा, मगर ना कोई आया, ना किसी ने रोशनी ही की। इमरान दलेर हो गया क्योंकि गार खाली थी। अब उसे ये फिक्र परेशान करने लगा कि कहीं ये गार भारतीय जासूसों की गार ही ना हो, बल्कि एक कुदरती गार हो। इमरान ने झुककर उस शय को टटोला जिससे उसका पांव टकरा गया था। ये एक लकड़ी का बॉक्स था। इमरान ने जेब से माचिस निकालकर दिया सलाई जला दी। गार में रोशनी हो गई। ये खतरा उसे आखिर मोल लेना ही था। रोशनी में उसने देखा कि गार के पथरीले फर्श पर एक तरफ दीवार के साथ लकड़ी के 6-7 ऐसे बॉक्स पड़े हैं जिनमें फौज के लिए महाजे जंग पर असलहा रखा जाता है। आगे गार एक तरफ मुड़ गई थी। इतनी देर में दिया सलाई बुझ गई। एक बात साबित हो गई थी कि भारतीय जासूसों का खुफिया ठिकाना यही है और इस जगह उन्होंने लकड़ी के बॉक्सों में गोला बारूद वगैरह रखा हुआ है। इमरान ने अंधेरे में ही एक बॉक्स पर हाथ फेर कर देखा। बॉक्स को ताला लगा था। इमरान ने बॉक्स पर नाक लगाकर सूंघा। उसे अंदर से बारूद की बू आई। वह समझ गया कि इन बॉक्सों में धमाका खेज मवाद भरा हुआ है। पहले उसे ख्याल आया कि वो कोयल की आवाज निकालकर रेहान को भी वहां बुला ले। फिर उसने इरादा बदल दिया और ये सोचकर आगे बढ़ा कि अभी थोड़ी देर में वो खुद ही उसके पास चला जाएगा। आगे गार मुड़ गई थी। इमरान दीवार पर हाथ रखे कदम कदम बढ़ रहा था। आगे उसका हाथ दीवार के साथ लगे हुए दरख्तों की शाखों से बनाए गए छापे पर पड़ा। उसने दिया सलाई जलाई। यहाँ दीवार के साथ दरख्त की शाखों से तैयार करके एक तख्ता बनाकर लगा दिया गया था। इमरान ने शाखों के तख्ते को एक तरफ हटाया तो उसे अंदर एक छोटी सी कोठरी दिखाई दी। उस कोठरी में दीवार के साथ उसे राइफलें और स्टेन गन्ने लगी नजर आईं। आदमी यहाँ कोई नहीं था। इमरान ने जल्दी से दिया सलाई बुझा दी। उसे जासूसों का खुफिया ठिकाना मिल गया था। अब वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके रेहान को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां से रात के वक्त पुलिस की मुसल्ला गार्ड के साथ यहां आकर छापा मारे और जासूसों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि पुलिस उनसे पूछगिछ करके दूसरे जासूसों के बारे में भी मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। इमरान कोठरी से निकल आया। वह दरख्तों की टहनी वाला छापा कोठरी के शगाफ के आगे लगा ही रहा था कि अचानक उसे बाहर आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। इमरान वहीं सुन होकर रह गया। उसे बाहर से कोयल की आवाज सुनाई दी। ये रेहान ने उसे खबरदार किया था कि भारतीय जासूस अंदर आ रहे हैं। आदमियों की आवाजें गार में दाखिल हुई तो इमरान तेजी से कोठरी के अंदर घुस गया और अंधेरे में कोने में एक टोकरे के पीछे छुपकर बैठ गया। बदकिस्मती से वो कोठरी के शगाफ के मुंह पर टहनियों वाला छापा पूरी तरह से नहीं लगा सका था। छापा थोड़ा सा पीछे था जिससे साफ पता लग सकता था कि अंदर कोई गया है। आदमियों की आवाजें अब करीब आ रही थीं। फिर बाहर गार में रोशनी हो गई। किसी ने मिट्टी के तेल का लैंप रोशन कर दिया। अचानक आदमी बातें करते रुक गए। एक ने कहा, गोपाल, तुम छापा कोठरी के मुंह पर लगाकर नहीं गए थे? ये वही भारतीय जासूस यानी रघु और गोपाल थे। इमरान ने उनकी आवाजें पहचान ली थीं। गोपाल ने कहा, मैं तो छापा पूरी तरह से लगाकर गया था। रघु ने कहा, फिर ये अपनी जगह से पीछे क्यों हटा हुआ है? इमरान ने सांस रोक लिया। भारतीय जासूस कोठरी की तरफ बढ़े। रघु ने कहा, अंदर कोई है, लालटेन जलाओ। फिर कोठरी में रोशनी हो गई। इमरान इस तरह से नहीं छुपा हुआ था कि वो किसी को नजर ना आता। भारतीय जासूस गोपाल ने चीख कर कहा, रघु, ये लड़का कौन है? भारतीय जासूस रघु ने इमरान की तरफ अपना पिस्तौल तान लिया और गोपाल से कहा, लालटेन इधर लाओ। रघु ने इमरान को गर्दन से पकड़कर टोकरे के पीछे से खींच लिया और उसके माथे पर पिस्तौल की नाली लगाकर बोला, कौन हो तुम? तुम्हें किसने भेजा है? जासूस गोपाल ने कहा, रघु, इससे क्या पूछ रहे हो? जाहिर है इसे पाकिस्तानी पुलिस ने भेजा है। इसने अपने खुफिया ठिकाने को देख लिया, इसे फौरन ठिकाने लगा दो। रघु ने इमरान को जोर से धक्का देकर कोठरी के फर्श पर गिरा दिया और पिस्तौल की नाली का रुख इमरान के सीने की तरफ करके ऊपर तले 4 फायर कर दिए। फायर के 4 धमाके हुए। उन धमाकों की आवाज बाहर झाड़ियों में छुपकर बैठे रेहान ने भी सुनी। वह समझ गया कि इमरान को गोली मार दी गई है, लेकिन चूंकि उसे मालूम था कि अभी रात का वक्त है, अंबर की ताकत उसके जिस्म में मौजूद है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। मगर वह परेशान था कि इमरान की लाश को कहीं ये भारतीय जासूस किसी दरिया या पहाड़ की गहरी खाई में न फेंक दें, फिर उसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। वो इसी जगह बैठा सोच रहा था। चारों की चारों गोलियां रघु के पिस्तौल से फायर होकर इमरान के सीने में लगी थीं। इमरान को 4 धचके जरूर महसूस हुए थे, लेकिन उसे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। चूंकि इमरान ने गर्म जैकेट पहन रखा था, इसलिए रघु और गोपाल को खून नजर नहीं आया। इमरान ने अपने आप को मुर्दा जाहिर कर दिया और हल्की सी नकली चीख मारकर उसने अपनी गर्दन इस तरह एक तरफ ढलका दी जैसे मर गया हो।
गोपाल ने इमरान को उलट पलट कर देखा और कहा, साला मर गया है, इसकी लाश उठाकर नीचे खाई में फेंक देते हैं। रघु ने कहा, बाद में फेंक देंगे, अभी इसे यहीं पड़ा रहने दो। पहले वायरलेस पर टारगेट नंबर 5 पर अपने आदमियों से बात करते हैं कि उन्होंने रेलवे स्टेशन और लाड़ी अड्डे पर बम लगा दिए हैं कि नहीं। गोपाल तशवीश के साथ बोला, रघु ये लड़का यहाँ कैसे आ गया? कहीं पाकिस्तानी पुलिस को हमारे खुफिया ठिकाने का पता तो नहीं चल गया? रघु ने जरा सा खांसते हुए कहा, तुम पूरे अहमक हो। अगर पाकिस्तानी पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल गया होता तो वो इस लड़के को यहाँ भेजने की बजाय खुद यहाँ आकर हमें चारों तरफ से घेरे में लेकर गिरफ्तार कर लेती। तो फिर ये लड़का कौन है? गोपाल ने सवाल किया। रघु बोला, मेरे ख्याल में ये कोई स्टूडेंट है, इधर सैर वगैरह करता फिर रहा होगा, रास्ता भूलकर गार में आ गया। हमने इसलिए इसे कत्ल कर दिया है कि ये वापस जाकर किसी को हमारे ठिकाने के बारे में न बता सके। वैसे अब हमें यह ठिकाना बदल लेना चाहिए। गोपाल ने कहा, यहाँ तो हमारे असलहे के बॉक्स पड़े हैं। फिर क्या हुआ? रघु ने जवाब दिया, हमारे आदमी सुबह होते ही इन बॉक्सों को यहाँ से निकाल कर दरिया पार ले जाएंगे। हम पहले वाले ठिकाने पर चले जाते हैं, वो जगह ज्यादा महफूज है। इमरान मुर्दा बना पड़ा, आंखें बंद किए इन भारतीय जासूसों की सारी बातें गौर से सुन रहा था और इन बातों को जहन में बिठाता जा रहा था। उसने थोड़ी सी एक आंख खोलकर देखा, वो लाश की तरह एक तरफ को झुका हुआ पड़ा था। कोठरी में लालटेन जमीन पर पड़ी जल रही थी। उसने उन दोनों भारतीय जासूसों यानी रघु और गोपाल को वैगन की छत पर से बिजली की चमक में एक बार पहले भी देखा था। अब वो उनके चेहरों को लालटेन की रोशनी में साफ देख रहा था। दोनों ने मुसलमानों की तरह अपनी छोटी छोटी दाढ़ियां बढ़ा रखी थीं और सरों पर पहाड़ी टोपियां थीं। दोनों मजबूत जिस्म वाले नौजवान थे। इमरान ने उनकी शक्लें अपने जहन में बिठा ली और आंख बंद कर ली। गोपाल बोला, इस लड़के की लाश को बाहर फेंक देते हैं रघु। रघु ने गुस्से में झुंझला कर कहा, पहले वायरलेस पर बात कर लें, ये काम लाश फेंकने से ज्यादा जरूरी है। और वो लालटेन लेकर कोठरी से बाहर निकल गए। इमरान उसी तरह जमीन पर पड़ा रहा। चूंकि वो एक लाश था इसलिए उसे एक खास जाविये में ही पड़ा रहना था। वो दिल में रेहान के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो फायरिंग की आवाज सुनकर वहां से चला ना गया हो। भारतीय जासूस गोपाल और रघु गार में वायरलेस खोल कर बैठ गए। इमरान को वायरलेस की टू टू की आवाज सुनाई दे रही थी। इमरान को जो 4 गोलियां लगी थी वो उसकी जैकेट में सुराख करके उसके सीने के पास जाकर रुक गई थी। ये अंबर के तिलिस्मी अरक का करिश्मा था, वरना ये चारों गोलियां इमरान का सीना फाड़कर निकल जाती और वो कब का मर चुका होता। इमरान ने इन गोलियों को जैकेट के अंदर से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। उसके कान बाहर वायरलेस की आवाज पर लगे थे। पहले वायरलेस की टून आती रही, फिर रघु की बुलंद आवाज सुनाई दी, हेलो काली माता, हेलो काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ, हेलो काली माता। अगर जहाज को अगवा ना कर सको तो बम एयरपोर्ट के टर्मिनल में लगाकर उसे तबाह कर दो। ये तुम्हें मेरा ऑर्डर है। नंबर 2 को कहो कि वो एक बम रेलवे स्टेशन पर लगाकर धमाका कर दे। ओके, काली माता की जय हो। वायरलेस की आवाज बंद हो गई। गोपाल ने रघु से पूछा, जहाज अगवा करने में क्या मुश्किल पेश आ रही है रघु? रघु की गुस्सा भरी आवाज सुनाई दी, इंडिया से हमें निकम्मे आदमी भेजे जा रहे हैं। कहता है एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, चेकिंग में पकड़े जाने का डर है। अब उठो और अपने आदमियों को लाकर यहाँ से गोला बारूद के बॉक्स दूसरे खुफिया ठिकाने पर पहुंचाते हैं। गोपाल बोला, और जो मुसलमान लड़के की लाश अंदर कोठरी में पड़ी है उसका क्या करें? रघु ने कहा, उसे कोठरी में ही गलने सड़ने के लिए रहने दो, हम तो अब यहाँ रहेंगे नहीं। आओ, अभी रात है, अपने आदमी गांव में ही सो रहे होंगे, सुबह हुई तो वो शहर की तरफ निकल जाएंगे। इसके बाद दोनों बातें करते गार से बाहर निकल गए। जब उनकी आवाजें आना बंद हो गईं तो इमरान जमीन पर से उठ खड़ा हुआ। उसने जैकेट के बटन खोलकर अपने सीने पर उस जगह हाथ लगाकर देखा जहां 4 गोलियां लगी थीं। गोलियों की जगह जो गोल शगाफ पड़े थे वो बंद हो गए थे। इमरान कोठरी से निकलकर गार में आ गया। गोपाल और रघु जाते हुए लालटेन बुझा गए थे। इमरान दबे पांव चलता गार के दरवाजे पर आया। बाहर रात सुनसान और खामोश थी। उसे दूर से गोपाल और रघु के बातें करने की आवाज आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज गायब हो गई। इमरान दौड़कर उस झाड़ी में गया जहां रेहान बैठा अकड़ गया था। इमरान को देखकर बोला, उन्होंने फायरिंग की थी तुम पर? हाँ, इमरान ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, यहाँ गोलियां लगी थी, 4 गोलियां। रेहान यार, ये अंबर तो सचमुच बड़े गजब का आदमी निकला। अलिफ लैला की कहानियों में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था कि जो आसमानों में उड़ते हैं और जिन पर आग असर नहीं करती। अब ये तमाशा अपनी आंखों से देख लिया। अगर अंबर ने मुझे अरक ना पिलाया होता तो मेरा सीना छलनी हो गया होता और मेरी लाश पर इस वक्त चूंटियां रेंग रही होती। कमाल हो गया, रेहान ने कहा। अंबर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों भारतीय जासूस किधर गए हैं? वो मेरे करीब से होकर गुजरे थे, मैंने अपने आप को झाड़ी में छुपा लिया। इमरान ने सारी बात उसे बता दी और ये भी बता दिया कि गार में असलहे और गोले बारूद के बॉक्स पड़े हैं।
रेहान बोला, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, हम गोला बारूद के इस जखीरे को आग लगा देते हैं। अच्छा ख्याल है, इमरान ने कहा, लेकिन हमें कोठरी में से 2 राइफलें और गोलियां उठा लानी चाहिए, हमारे बड़े काम आएंगी। इमरान और रेहान दोनों वहां से उठकर गार में आ गए। इमरान ने माचिस जलाकर लालटेन रोशन कर दी और कहने लगा, भारतीय जासूस अपने आदमियों को लेने किसी करीबी गांव में गए हैं, उनके आने से पहले पहले हमें इस गार में धमाका कर देना चाहिए। रेहान ने कहा, हम दोनों ने फौजी ट्रेनिंग की हुई है और हम जानते हैं कि गोला बारूद के जखीरे को हम उसके सर पर खड़े होकर नहीं उड़ा सकते। मैं जानता हूँ, इमरान ने कहा, हम यहाँ से लेकर दूर तक बारूद बिछाकर उसे आग लगाएंगे। रेहान कुछ सोचते हुए कहने लगा, इमरान, अगर हमने बारूद उड़ा दिया तो जाहिर है कि भारतीय जासूस गोपाल और रघु उस धमाके की आवाज़ सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि जिस लड़के को उन्होंने गार में गोली से उड़ा दिया था उसके साथियों ने उनके गोला बारूद को उड़ा दिया है। तब वो इस तरफ नहीं आएंगे। यूं हमें ये ना मालूम हो सकेगा कि उनका दूसरा खुफिया ठिकाना कहाँ पर है। इमरान बोला, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? रेहान ने कहा, हम अपनी पसंद की 2 राइफलें और गोलियां गार से लेकर यहाँ किसी जगह छुप जाते हैं। जब भारतीय जासूस गोला बारूद लेकर यहाँ से जाएंगे तो हम उनका पीछा करके उनके दूसरे ठिकाने का सुराग लगा लेंगे। तो फिर चलो गार में से राइफलें उठा लाते हैं। लेकिन एक बात है, गोपाल और रघु ने जब ये देखा कि कोठरी में लाश नहीं है तो वो क्या सोचेंगे? रेहान कहने लगा, वो ये तो कभी सोच ही नहीं सकते कि लाश अपने आप उठकर कहीं चली गई है। वो यही ख्याल करेंगे कि लाश के साथी वहाँ आए होंगे और लाश उठाकर ले गए होंगे। इमरान कायल हो गया। दोनों झाड़ियों से निकलकर गार में आ गए। उन्होंने लालटेन जलाकर उसकी बत्ती धीमी कर दी और उसे उठाकर कोठरी में आ गए। इमरान ने फर्श पर एक जगह इशारा करते हुए कहा, मेरी लाश यहाँ पड़ी थी। रेहान मुस्कुराने लगा। इमरान, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें रात के वक्त गोली मारी गई थी। कोठरी में दीवार के साथ 15-20 राइफलें रखी हुई थी। इमरान और रेहान को राइफलों की पहचान फौज की तरबियत के दौरान ही हो गई थी। उन्होंने T-21 की 2 राइफलें उठाकर कांधे से लटका ली। उनकी गोलियों से भरी हुई 2 बेल्टें भी अपनी कमर के गिर्द बांध ली। गार में वायरलेस सेट पड़ा हुआ देखकर रेहान ने कहा, हमको उन जासूसों का कोड वर्ड तो मालूम ही है, फिर क्यों ना उनके चीफ को इंडिया कोई ऐसा सिग्नल दे दें कि जिससे उन्हें ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़े। इमरान ने कहा, तुम ये भूल गए हो कि हमें कोड वर्ड तो मालूम है मगर वो फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है जिस पर रघु इंडिया में अपने चीफ से बात करता है, और मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो इन जासूसों और तखरीबकारों को ख़त्म करना है जो पाकिस्तान में इंतशार के लिए यहाँ भेजे जा रहे हैं। वायरलेस सेट को इसी जगह पड़ा रहने दो, अब जल्दी यहाँ से निकलो, गोपाल और रघु आने ही वाले होंगे। इमरान और रेहान गार में से निकलकर झाड़ियों के पीछे पत्थरों की ओट में छुपकर बैठ गए और भारतीय जासूसों का इंतजार करने लगे। रात गुजरती जा रही थी। काफ़ी देर हो गई मगर गोपाल और रघु ना आए। इमरान ने कहा, कहीं उन्होंने वापस आने का इरादा तो नहीं बदल लिया? कुछ कहा नहीं जा सकता। रेहान बोला, जासूस को जब ये पता चल जाता है कि फलां जगह पर उसकी निगरानी हो रही है और उसके पकड़े जाने का खतरा है तो वो उस तरफ नहीं आता। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से 4 आदमी मुंह अंधेरे की हल्की नीली रोशनी में गार की तरफ आते दिखाई दिए। इमरान ने कोहनी मारकर रेहान को वो आदमी दिखाए और आहिस्ता से कहा, अगर इनसे मुकाबला हो गया तो ये जगह महफूज नहीं है। अब हमें गोलियां लग सकती हैं और हम आम इंसानों की तरह गोली लगने से मर सकते हैं। हमें सामने वाली छोटी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर छुप जाना चाहिए। अगर हम पर फायरिंग भी की गई तो हम बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों की ओट में रहकर जवाबी फायरिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इमरान रेहान पत्थरों की ओट में से खिसकते हुए गार के बिल्कुल सामने वाले टीले पर आ गए। यहाँ ऊंचे ऊंचे पत्थर टीले की ढलानी जमीन से बाहर निकले हुए थे। ये बड़े अच्छे कुदरती मोर्चे थे। दोनों एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपकर दरख्तों की तरफ देखने लगे। पिछले पहर के अंधेरे में 4 आदमी अब गार के करीब पहुंच चुके थे। उनके साथ 4 खच्चर भी थे। इमरान ने सरगोशी में कहा, ये खच्चर असलहे के बॉक्स लादने के लिए लाए हैं। 2 आदमियों को तो मुंह अंधेरे की हल्की नीली रोशनी में इमरान रेहान ने पहचान लिया। ये भारतीय जासूस गोपाल और रघु थे। दूसरे 2 पहाड़ी मजदूर किस्म के आदमी थे। वो गार में दाखिल हो गए। अब उन्होंने गार में से बॉक्स निकालकर खच्चरों पर लादने शुरू कर दिए। जब सारे बॉक्स चारों खच्चरों पर लद गए तो सुबह की गुलाबी रोशनी चारों तरफ पहाड़ी जंगल में फैल गई। फिर ऐसा हुआ कि अचानक गोपाल कांपता हुआ गार से बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ राइफलें थी। ये राइफलें वो गार के अंदर जो कोठरी थी वहां से लाया था। इमरान और रेहान उसे गौर से देख रहे थे। गोपाल परेशान था। वो रघु को एक तरफ ले गया और उसके कान में कुछ कहा। रघु भी ये सुनकर परेशान हो गया। दोनों गार के अंदर तेज तेज कदमों से चलते गए। इमरान ने मुस्कुराकर रेहान से कहा, ये दोनों मेरी लाश तलाश करने गए हैं। गोपाल जब बॉक्स खच्चरों पर रखवाने के बाद राइफलें और बंदूकें निकालने के लिए गार की कोठरी में गया तो ये देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई कि इमरान की लाश वहां नहीं थी। वो भागकर रघु को खबर करने आया।
दोनों अंदर कोठरी में आ गए। रघु ने टॉर्च रोशन करके कोठरी में चारों तरफ देखा। इमरान की लाश कहीं नहीं थी। वो हैरानी से बोला, उस लड़के की लाश कहाँ चली गई? हम तो इसे इस कोठरी में छोड़कर गए थे। गोपाल बोला, रघु, जरूर उसके साथी यहाँ आकर लाश निकाल कर ले गए हैं। रघु परेशान हो गया, कहने लगा, इसका मतलब है कि उन लोगों ने गार में पड़े हुए बॉक्स और राइफलें भी देखी होंगी। गोपाल कहने लगा, रघु, राइफलों में से 2 राइफलें और गोलियों की 2 बेल्टें भी गायब हैं। जाहिर है जो लोग लाश लेने आए थे वो ले गए होंगे। भारतीय जासूस रघु ने टॉर्च बुझा दी और कहा, गोपाल, हम पाकिस्तानी पुलिस की नज़रों में हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। यहाँ हमारी जान को खतरा है। जो लोग लाश ले गए हैं वो हमें भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। यहाँ से भागो। इमरान रेहान राइफलों की नालियाँ थोड़ी थोड़ी पत्थर के मोर्चे से बाहर निकाले चुपकर बैठे गार के बाहर खड़े खच्चरों को देख रहे थे, जिन पर असलहे के बॉक्स लदे हुए थे। फिर गोपाल और रघु भारतीय जासूस गार से निकले और पहाड़ी मजदूरों को साथ लेकर दरख्तों में चल पड़े। इमरान ने कहा, हमें इनका ताकुब करना है रेहान। ये ताकुब काफी लंबा भी हो सकता है। आओ मेरे साथ। जंगल में आगे आगे भारतीय जासूस खच्चरों को लिए जा रहे थे और उनके पीछे कुछ फासला रखकर इमरान और रेहान उनका ताकुब कर रहे थे। ये बड़ा थका देने वाला ताकुब था, मगर इमरान रेहान के थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं भारतीय जासूस उन्हें देख ना लें। वो फायरिंग शुरू कर सकते थे। उनके पास बेपनाह गोलियां थीं और इमरान रेहान के पास इतनी गोलियां नहीं थीं। फिर उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता था, क्योंकि दिन निकल आने की वजह से उनकी ताकत भी उनके पास नहीं थी और वो गोली लगने से हलाक हो सकते थे। इसलिए दोनों दोस्त बड़ी एहतियात से पीछा कर रहे थे। भारतीय जासूस अब दरिया से हटकर टीलों के बीच वाले तंग से रास्ते पर खच्चर लिए चल रहे थे। इमरान रेहान सिर्फ ये मालूम करना चाहते थे कि ये लोग कहाँ जाते हैं और इनका दूसरा खुफिया ठिकाना कहाँ है, जहाँ जाकर ये अपना सारा गोला बारूद रखेंगे। पीछा करते करते दोपहर हो गई। इमरान को भूख और प्यास तंग करने लगी। उनकी जुबानें खुश्क हो गईं। भारतीय जासूस जंगल में एक ऊंची चट्टान के नीचे जाकर रुक गए। उन्होंने खच्चरों को खुला छोड़ दिया ताकि घास वगैरह चरें और खुद थैले में से रोटी निकालकर देहाती मजदूरों को दी और खुद भी खाने लगे। मौका गनीमत जानकर इमरान रेहान भी दरख्तों और ऊंचे ऊंचे पत्थरों की ओट में बैठ गए। अपनी छागल में से उन्होंने पानी निकालकर पिया। उनकी नज़रें भारतीय जासूसों पर थीं। उनकी बातें करने की आवाज़ें उन्हें साफ सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद भारतीय जासूस दोबारा चल पड़े। इमरान रेहान ने उनका ताकुब शुरू कर दिया। अब काफ़ी घने जंगल का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ जंगली झाड़ियाँ जगह जगह रास्ता रोक रही थीं। इमरान रेहान ऐसी एहतियात के साथ चल रहे थे कि झाड़ियाँ हटाने से आवाज़ पैदा ना हो। रेहान ने धीमी आवाज़ में कहा, इमरान, ये लोग कहीं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया तो नहीं जा रहे? इमरान ने आहिस्ता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया से तो इन लोगों को पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर तखरीबकारी के लिए भेजा गया है। बात सिर्फ ये है कि इनका दूसरा खुफिया अड्डा यहाँ से दूर है। अब बात मत करना। अगर इन्होंने हमारी आवाज़ सुन ली तो समझ लो कि फिर हमारी लाशें यहाँ पड़ी होंगी। रेहान चुप हो गया। भारतीय जासूस चले जा रहे थे। खच्चर उनके आगे आगे थे। अब ऐसा हुआ कि एक जगह टीले के करीब से गुजरते हुए इमरान का पांव फिसल गया। वो तो संभल गया, लेकिन एक पत्थर लुढ़क कर नीचे गिरा। उसकी आवाज़ पैदा हुई तो भारतीय जासूस वहीं रुक गए। गोपाल और रघु ने पीछे घूमकर राइफलें तान ली। गोपाल बोला, रघु, कोई हमारा पीछा कर रहा है। रघु बोला, काली माता की कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रघु ने अंधाधुंध पीछे दरख्तों की तरफ 4 फायर कर दिए। गोलियों के धमाकों से जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। इमरान रेहान जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्होंने भी अपनी राइफलों का रुख भारतीय जासूसों की तरफ कर दिया, मगर फायर ना किया, क्योंकि अभी वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्हें भारतीय जासूस अब नजर भी नहीं आ रहे थे। 4-5 फायरों के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। इमरान ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है वो हमारे पीछे की तरफ आएंगे। रेहान बोला, हमें दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए। कमबख्त मेरा पाँव ना फिसलता तो उन्हें कभी खबर ना होती। ये कहकर इमरान ने रेहान को साथ लिया और जमीन पर लेटे लेटे सांप की तरह रेंग कर वो टीले की दूसरी तरफ चले गए। अचानक ऊपर से उन पर फायर आने लगे। गोलियां झाड़ियों और दरख्तों की टहनियों को तोड़ती हुई गुजर रही थीं। अब इमरान ने भी राइफल का मुंह ऊपर की तरफ करके फायर खोल दिया। इमरान ने 3 फायर किए। रेहान ने भी गोलियां चलाईं और वो लेटे ही लेटे तजुर्बाकार फौजी जवानों की तरह लुढ़कते हुए टीले से दूर चले गए। गोपाल और रघु बराबर फायरिंग करते उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने इमरान रेहान को अपने घेरे में ले लिया था और अब गोलियां बरसाते उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रेहान बोला, हम घेरे में आ गए हैं इमरान, उस दरख्त की तरफ निकल चलो। जो ही वो दरख्त की तरफ दौड़े, उन पर मुसलसल गोलियां बरसने लगीं। इमरान रेहान उछलकर जमीन पर गिरे। उनका ख्याल था कि उन्हें गोली लग गई है, मगर ऐसा नहीं था। गोलियां उनके बिल्कुल करीब से होकर गुजर गई थी। इमरान ने रेहान का बाजू पकड़कर उसे एक तरफ घसीटते हुए कहा,
नीचे घाटी में उतर चलो। और वो दोनों बिजली जैसी तेजी से उठे और नीचे घाटी की तरफ दौड़ पड़े। गोलियां उनके ऊपर से होकर चीखती हुई शरारे उड़ाते गुजर रही थीं। बहुत जल्द इमरान रेहान को एहसास हो गया कि भारतीय जासूसों के साथ वो 2 आदमी भी फायरिंग में शामिल हो गए हैं, जिनको वो देहाती मजदूर समझ रहे थे, क्योंकि उन पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। गोलियां इतनी तेजी से आ रही थी कि घाटी तक पहुंचना इमरान रेहान के लिए मुश्किल हो रहा था। खतरा था कि वो फायरिंग की जद में आकर हलाक हो जाएंगे। ढलान पर वो एक पत्थर के पीछे छुपकर ऊपर की जानिब गोलियां चलाने लगे। सारा जंगल गोलियों के धमाकों से गूंज रहा था। मुसीबत यह थी कि उन्हें भारतीय जासूस नजर नहीं आ रहे थे। उनकी गोलियां जाया जा रही थीं। उनके पास गोलियां कम थीं और भारतीय जासूसों के पास गोलियों के बॉक्स भरे हुए थे। रेहान ने गोलियों के धमाके में कहा, रुक रुक कर फायर करो इमरान। इमरान ने राइफल में मैगजीन भरा और फायर करने लगा। उसने कहा, दुश्मन चारों तरफ फैल गया है। काश ये मुकाबला रात के वक्त होता, फिर हम गोलियों के बौछार में दुश्मन की तरफ बढ़ सकते थे। ठाई की आवाज के साथ एक गोली इमरान के सर के करीब पत्थर पर आकर लगी। पत्थर के टुकड़े उड़कर बिखर गए। इमरान जल्दी से नीचे हो गया। कमीनों ने हमें देख लिया है, यहाँ से नीचे भागो। इमरान रेहान पहाड़ी ढलान पर से लुढ़क गए। लुढ़कते लुढ़कते उनके जिस्म छिल गए। वो घाटी के किनारे पर जाकर झाड़ियों में अपने आप रुक गए। अब उन्हें ऊपर भारतीय जासूसों में से एक नजर आया। इमरान ने फौरन फायर कर दिया, मगर उसका निशाना चूक गया। भारतीय जासूस जल्दी से दरख्तों में छुप गया और उन पर अंधाधुंध फायर खोल दिया। इमरान रेहान झाड़ी छोड़कर एक चट्टान के पीछे आ गए। यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। आखिर इमरान रेहान की गोलियां खत्म हो गईं। रेहान कहने लगा, गोलियां खत्म हो गई हैं इमरान, हमें यहाँ से भागकर भारतीय जासूसों के अकब में आकर छुप जाना चाहिए, ताकि जब वो हमारी तलाश में नाकाम होकर अपने अड्डे की तरफ जाएं तो हम उनका ताक़ुब कर सकें। दोनों नीचे दौड़े। नीचे एक तंग घाटी थी जिसके किनारे काफी ऊंचे थे। उसके अंदर चलते हुए आदमी बाहर से नजर नहीं आता था। ये घाटी जुनूब की तरफ जा रही थी। इमरान रेहान ने घाटी में उगे हुए ऊंचे घास में से होकर दौड़ना शुरू कर दिया। घाटी पत्थरों से भरी हुई थी। बहुत जल्द उनका सांस फूल गया, मगर वो भागते चले गए। वो जान बचाकर नहीं भाग रहे थे, बल्कि एक खास हिकमत अमली से काम लेकर दुश्मन के पीछे निकल आना चाहते थे। भारतीय जासूसों की तरफ से अब कोई गोली नहीं चलाई जा रही थी। घाटी एक तंग और खुश्क पहाड़ी नाले की तरह थी। बरसात में यहाँ पानी की तेज नहर बहती होगी। दौड़ते दौड़ते जब इमरान और रेहान काफी दूर निकल गए तो दम लेने के लिए एक जगह रुक गए। वो ऊंची घास में छुपकर बैठ गए। रेहान ने कुछ कहना चाहा तो इमरान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और सरगोशी में कहा, दुश्मन यहाँ से चला नहीं गया। वो हर हालत में हमें गिरफ्तार करना चाहता है, क्योंकि उनके ख्याल में हम पाकिस्तानी पुलिस के आदमी हैं। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कोई फायर नहीं हो रहा था। लगता था जैसे भारतीय जासूस जा चुके हैं, लेकिन नहीं। वो इमरान रेहान की तलाश में थे और उसी घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसमें इमरान रेहान छुपे हुए थे। जब 15 मिनट गुजर गए तो इमरान ने सोचा कि अब घाटी में चलना चाहिए ताकि दुश्मन के पीछे निकला जाए। उसने रेहान को इशारा किया। दोनों उठे और घाटी में उगी हुई घास के बीच में से होकर चलने लगे। घास उनकी कमर तक आ रही थी। इमरान रेहान के पास असलहा खत्म हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ शिकारी चाकू ही थे, जबकि भारतीय जासूसों के पास काफी मिकदार में असलहा था। एक परिंदा शोर मचाता उनके सरों के ऊपर से गुजर गया। इमरान रेहान बराबर आगे बढ़ रहे थे। घाटी का खुश्क नाला आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ गया। जो ही इमरान रेहान ने घाटी का मोड़ काटा, उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। उनके सामने घास में दोनों भारतीय जासूस गोपाल और रघु, उनके दोनों 2 साथी, राइफलों का रुख इमरान रेहान की तरफ किए खड़े थे। अभी तक भारतीय जासूसों ने इमरान को नहीं पहचाना था। रघु ने गरज कर कहा, अपने हाथ ऊपर उठा लो, नहीं तो तुम दोनों को गोलियों से भून कर रख दूंगा। इमरान रेहान के पास रघु का हुक्म मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसने खाली राइफल फेंक कर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। रेहान ने भी राइफल फेंक दी और हाथ ऊपर उठा लिए। अब रघु और गोपाल उनकी तरफ कदम कदम बढ़ने लगे। उनके 2 साथी वहीं अपनी राइफलों का रुख इमरान और रेहान की तरफ किए खड़े थे। रघु ने बुलंद आवाज में कहा, ये तो कॉलेज के लड़के लगते हैं। भारतीय जासूस रघु ने करीब आकर इमरान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने गोपाल से कहा, गोपाल ये तो वही लड़का है जिसको मैंने खुद अपने पिस्तौल से हलाक किया था। अब गोपाल ने भी गौर से इमरान को देखा। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, ये तो वही है। इसकी लाश तो हमने कोठरी में डाल दी थी। इमरान उन भारतीय जासूसों पर अपनी ताकत का राज जाहिर नहीं करना चाहता था, जो सूरज गुरूब होने के साथ ही इमरान और रेहान के जिस्मों में बेदार होकर उन्हें गैर फानी बना देती थी और सूरज के निकलने के साथ ही उनसे जुदा हो जाती। उसने जल्दी से कहा, जनाब, वो मेरा हमशक्ल जुड़वा भाई था, मैं नहीं था। हम दोनों की शक्लें बहुत मिलती हैं। हम कपड़े भी एक जैसे ही पहनते हैं। रघु ने इमरान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, उसकी लाश कौन ले गया था? इमरान ने कहा, सर, वो हम ही उठा कर ले गए थे।
हमने अपने भाई को गांव में दफन कर दिया था। हम तो कॉलेज में पढ़ते हैं और जंगल में सैरो सियाहत करते फिरते हैं। गोपाल ने घास पर गिरी हुई खाली राइफलें उठाते हुए कहा, ये राइफलें तुमने कहाँ से ली हैं? रेहान बोला, सर, हम जब अपने भाई को तलाश करते गार में गए तो देखा कि कोठरी में उसकी लाश पड़ी है। हम समझे कि यह डाकुओं की गार है और डाकुओं ने ही हमारे भाई को हलाक कर दिया है। वहाँ राइफलें भी पड़ी थी। हमें चूंकि शिकार का भी शौक है, इसलिए वहाँ से 2 राइफलें उठा ली। रघु ने इमरान रेहान को जोर से एक थप्पड़ मारा और गरज कर कहा, गोपाल, ये झूठ बोल रही हैं। ये पाकिस्तानी पुलिस के लड़के हैं, इन्हें पकड़कर ले चलो, इनसे पूछगिछ करनी होगी। उसी वक्त इमरान रेहान के हाथ पुश्त पर रस्सियों से बांध दिए गए और भारतीय जासूस उन्हें साथ लेकर घाटी से बाहर निकल आए। भारतीय जासूसों के खच्चर पहाड़ी जंगल में दरख्तों के नीचे खड़े थे। उन पर असलहा लदा हुआ था। इन खच्चरों से 10 कदम पहले ही भारतीय जासूसों गोपाल और रघु ने इमरान रेहान की आंखों पर कपड़ा बांध दिया। ये कपड़ा इतना कसकर बांधा गया था कि इमरान रेहान को सूरज की रोशनी भी नजर आनी बंद हो गई। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उनकी बाग गोपाल ने थाम रखी थी। अब ये लोग खच्चर लेकर जंगल में आगे बढ़े। एक जगह रेहान ने इमरान से बात करने की कोशिश की तो गोपाल ने रेहान की गर्दन पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, अब बात की तो गोली से उड़ा दूंगा, खामोशी से चलते रहो। रेहान अपना गुस्सा पीकर रह गया। उन्हें अंधों की तरह चलाया जा रहा था। आगे जाकर रघु ने कहा, इनको चलाने में देर हो जाएगी, इन्हें खच्चरों के ऊपर बिठा दो। फौरन इमरान रेहान को खच्चरों पर लदे हुए लकड़ी के बॉक्सों के ऊपर बिठा दिया गया। इमरान रेहान को भी आंखें बंद करके चलने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। खच्चरों पर बैठने के बाद उन्होंने भी इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें अलग अलग खच्चरों पर बिठाया गया था। वैसे भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। दोनों के दिल में एक ही ख्याल था। दोनों यही सोच रहे थे कि जल्दी से रात आ जाए, सूरज गरूब हो जाए, उनकी ताकत उन्हें मिल जाए, फिर वो इन लोगों को इनकी राइफलों से ही भून कर रख देंगे और ये लोग उनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते सूरज ढलने लगा तो रघु ने एक तरफ इशारा किया। वो मुंह से बोलकर इमरान रेहान को ये नहीं बताना चाहता था कि वो किस तरफ जा रही हैं। गोपाल ने रघु का इशारा पाते ही खच्चरों का रुख नीचे उतरती पहाड़ी पगडंडी पर मोड़ दिया। ये बड़ा वीरान इलाका था। कहीं कोई गांव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस होता था कि उस तरफ इंसान तो क्या, कभी कोई जानवर भी नहीं आया। पहाड़ी पगडंडी पर कीकर और बेरियों के जंगली दरख्त उगे हुए थे। सूरज मगरिब में बहुत दूर और नीचे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। धूप का रंग फीका और हल्का गुलाबी हो रहा था। इमरान रेहान अलग अलग खच्चरों पर अंधों की तरह चुपचाप बैठे थे। हवा की खुनकी से उन्हें एहसास होने लगा कि सूरज गुरूब हो रहा है। अब उन्हें रात का अंधेरा फैलने का इंतजार था, क्योंकि रात का अंधेरा फैलते ही उनके जिस्मों की गैर फानी ताकत ने बेदार होकर उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देना था। लेकिन इसके लिए शर्त यही थी कि सूरज गुरूब हो जाए और रात का पहला अंधेरा चारों तरफ फैल जाए। पहाड़ी पगडंडी पर एक जगह खच्चरों को रोक दिया गया। यहाँ भारतीय जासूस रघु ने एक बार फिर गोपाल को नीचे उतरने का इशारा किया। पगडंडी से एक छोटा रास्ता झाड़ियों में से गुजरकर नीचे घने दरख्तों में एक मंदिर को जाता था। यह हनुमान का मंदिर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदू इस इलाके में रहते थे तो उन्होंने पूजा करने के लिए यह मंदिर बनाया था। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू इस मंदिर को छोड़कर चले गए। फिर ये मंदिर खंडर बन गया। अब इसकी ये हालत थी कि दीवारें काली पड़ गई थी, एक छत बैठ चुकी थी, हनुमान की मूर्ति टूट फूट गई थी। ये छोटा सा मंदिर अब वीरान था और लोग कहते थे कि इसमें रात को किसी के रोने की आवाज़ आती है। इसी वजह से कोई इस मंदिर के करीब नहीं आता था। भारतीय जासूस रघु और गोपाल ने इस मंदिर के तहखाने में वायरलेस सेट लगाकर अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। इमरान रेहान को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ आ गई हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर कपड़ा बंधा था। रघु और गोपाल ने अपने दूसरे 2 आदमियों को ऊपर पगडंडी पर से ही वापस भेज दिया। उन्होंने इमरान रेहान को खच्चरों पर से उतारकर अलग अलग दरख्त के साथ बांध दिया और खुद खच्चरों पर से असलहा के बॉक्स उतारकर मंदिर के तहखाने में ले जाने लगे। जब उन्होंने सारे बॉक्स अंदर छुपा कर रख दिए तो गोपाल ने रघु से कहा, रघु, जिस तरह हमने इस लड़के के हमशक्ल भाई को हलाक कर दिया था, मेरा ख्याल है कि इन दोनों को भी मार देना चाहिए। रघु कहने लगा, ये कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं। मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान की खुफिया पुलिस के लड़के हैं और पाकिस्तानी पुलिस ने इन्हें खास तौर पर हमारा सुराग लगाने के लिए भेजा है। मैं चाहता हूं कि इनसे पूछगिछ करके ये मालूम करूं कि पाकिस्तान पुलिस के और कौन कौन से आदमी हमारे पीछे लगे हैं और वो कहाँ हैं, ताकि एक ही बार इन सबको ख़त्म कर दिया जाए। गोपाल बोला, अच्छा ख्याल है, तो फिर इनको नीचे 2 तहखानों में अलग अलग बंद कर देते हैं। ये गुफ्तगू इमरान रेहान ना सुन सके थे, क्योंकि भारतीय जासूस गोपाल और रघु बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे और उनसे दूर भी थे। इमरान रेहान की आंखों पर अभी तक पट्टी बंदी थी। उसी वक्त उन्हें दरख्त से खोलकर मंदिर में ले जाया गया। इमरान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आंखों पर बंधे हुए कपड़े में से ये देखे कि सूरज गुरूब हो गया है कि नहीं, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
लेकिन दरख्तों पर परिंदों के बोलने से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि शाम हो रही है, क्योंकि शाम को परिंदे दरख्तों पर बसेरा करने आते हैं। उन दोनों के हाथ अभी तक पीछे बंधे थे। गोपाल और रघु उनके साथ साथ थे। इमरान रेहान को महसूस हुआ कि वो किसी पथरीले जीने से उतर रहे हैं। यहाँ की फिजा में ठंडक थी और फिजा में पुराने खंडरों के तहखानों की बू थी। नीचे एक सुरंग सी आ गई। यहाँ आगे जाकर 2 कोठरियाँ बनी हुई थीं। इमरान और रेहान को उन कोठरियों में अलग अलग बंद कर दिया गया। कोठरियों में ले जाने के बाद उनकी आंखों पर से कपड़े की पट्टी खोल दी गई। इमरान ने आंखें मलते हुए देखा कि वो एक नीम रोशन, तंग और नीची छत वाली कोठरी में है, जहां सिवाय जमीन पर बिछे हुए खुश्क घास के और कुछ भी नहीं। जब रात को इमरान रेहान की ताकत उनके अंदर बेदार होती थी तो पहले उनके जिस्म गर्म हो जाते, खून तेजी से रगों में गर्दिश करने लगता। इमरान ने यह गर्मी अपने जिस्म में अभी तक महसूस नहीं की थी, जिसका मतलब यही हो सकता था कि अभी बाहर सूरज गुरूब होने के बाद रात का पहला अंधेरा नहीं छाया। उसने गोपाल जासूस से पूछा, क्या रात हो गई है जनाब? गोपाल ने इमरान को गाली देकर कहा कि तुम्हें इससे क्या, रात हुई है कि नहीं? अब तुम्हें सारी जिंदगी इसी कोठरी में गलते सड़ते रहना होगा। इमरान को गाली सुनकर बेहद गुस्सा आया। उसने कहा, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। इस पर भारतीय जासूस गोपाल ने इतनी जोर से इमरान के मुंह पर तमांचा मारा कि इमरान के मुंह से खून की लकीर बहने लगी। इमरान का दिल चाहा कि इस भारतीय जासूस का मुंह नोच ले, मगर वो मजबूर था। अगर वो हमला करता तो उसे हलाक भी किया जा सकता था, और इमरान अभी मरना नहीं चाहता था। वो मरने से पहले इन तमाम पाकिस्तान दुश्मन भारतीय जासूसों को पुलिस के हवाले करना चाहता था, ताकि वतन पाक को इनकी तखरीबकारियों से निजात मिल सके। वो एक बार फिर खून के घूंट पीकर रह गया। भारतीय जासूस गोपाल कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद उसने कोठरी को ताला लगा दिया। इमरान सूखी घास पर बैठकर कमीज से अपने फटे हुए होंठ से बहते खून को साफ करने लगा। उसे रेहान का ख्याल आया। जाहिर था कि उसे भी यहाँ किसी अलग कोठरी में बंद किया गया होगा। ये कौन सी जगह थी? इमरान को कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उसे और रेहान को आंखों पर पट्टी बांधकर वहां तक लाया गया। कोठरी की शिकस्ता हालत और नीची बोसीदा छत को देखकर उसे यह अंदाजा जरूर हो गया था कि ये कोई पुराना खंडर है। फिर वो उठकर कोठरी के बंद दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजे को जरा सा आगे को दबाया। दरवाजा लकड़ी का था और बाहर से बंद था। उसे गोपाल के बाहर से ताला लगाने की आवाज भी आई। वो वापस आकर सूखी घास के बिस्तर पर बैठ गया। अब वो बेचैनी से रात होने का इंतजार कर रहा था। रात के होते ही उसके जिस्म में बेपनाह ताकत आने वाली थी, और फिर वो हाथ के एक ही धक्के से इस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल सकता था। वो यही चाहता था कि जिस्म में अंबर की दी हुई जबरदस्त ताकत के बेदार होते ही वो रेहान को यहाँ से निकाल कर ले जाए और गोपाल और रघु को रस्सियों से जकड़कर इन कोठरियों में बंद कर दे, और फिर पुलिस को खबर कर दे, ताकि वो इन मुल्क दुश्मन भारतीय जासूसों को गिरफ्तार करे। अचानक उसे छत के ऊपर ऊंची आवाज सुनाई दी। ये भारतीय जासूस रघु की आवाज थी। वो वायरलेस पर किसी से बात कर रहा था। मौसम की खराबी की वजह से उसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। इमरान ने आवाज पर कान लगा दिए। रघु कह रहा था, हेलो काली माता, हेलो काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ। नंबर 2, मेरी बात गौर से सुनो। परसों शाम को हमारा खास आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसका कोड लफ्ज काली माता होगा। तुम परसों शाम 7 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की दूसरी मंजिल वाले रेस्तोरां में रहना। हमारे आदमी के हाथ में सुरख रुमाल होगा। हमें हर हालत में पाकिस्तान के किसी भी जहाज को अगवा करके इंडिया ले जाना है। ये चीफ का हुक्म है। ओके, स्टॉप। वायरलेस बंद कर दिया गया। इमरान के लिए बहुत अहम पैगाम था। इसका मतलब था कि ये लोग परसों शाम को पाकिस्तान का कोई खास जहाज अगवा करने वाले थे, मगर इमरान वहां कैद था। उसने सोचा कि अब यही हो सकता है कि जो ही रात का अंधेरा छा जाए और उसके जिस्म में जबरदस्त आसमानी ताकत आ जाए, तो वो दरवाजा तोड़कर रेहान को साथ लेकर वहां से फरार होकर सीधा इस्लामाबाद पहुंचे और परसों शाम को एयरपोर्ट पर पहुंचकर भारतीय जासूस को गिरफ्तार करवा दे। लेकिन मुसीबत यह थी कि अभी बाहर शाम ही पड़ी हुई थी। रात का पहला अंधेरा होने में अभी आधा घंटा बाकी था। इमरान बेचैनी से कोठरी में टहलने लगा। वो बार बार अपने जिस्म को हाथ लगाकर देखता। उसका जिस्म अभी गर्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ रेहान भी कोने वाले तहखाने की कोठरी में बंद यही सोच रहा था कि रात होने के बाद कब उसके जिस्म में ताकत आए कि वो भी कोठरी का दरवाजा तोड़कर इमरान को आज़ाद कराए। ऊपर मंदिर की छत वाली कोठरी में भारतीय जासूस और रघु बातें कर रहे थे। रघु कह रहा था परसों शाम को फ्लाइट वाला पाकिस्तानी जहाज जरूर अगवा कर लिया जाएगा। अपना आदमी वहां नंबर 2 से जा मिलेगा। अब हमें अपने आदमी को खुफिया ठिकाने पर जाकर उसे परसों इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने का पैगाम देना है। चलो, गोपाल कहने लगा। रघु, दोनों पाकिस्तानी पुलिस के जासूस लड़के तहखाने में तो जरूर बंद हैं, मगर वो होश में हैं। तुम्हें भी मालूम होगा कि जासूसों को इस किस्म की कैद से फरार होने की खास तरबियत दी जाती है
कहीं ऐसा न हो कि दोनों जासूस लड़के हमारे पीछे फरार हो जाएं, फिर सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। रघु बोला, कहते तो तुम ठीक हो गोपाल, मगर इसका इलाज क्या है? मैं उन्हें उस वक्त तक हलाक नहीं करना चाहता जब तक उनसे पूछगिछ करके दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूमात हासिल न कर लूं, और ये काम मैं कल सुबह को अपने आदमियों के गांव से वापस आकर ही कर सकता हूं। गोपाल ने कहा, हम इन दोनों को बेहोश कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म तो हमारे पास रखा हुआ है और उसमें वो खास दवाई भी मिली हुई है जो इन दोनों को कम से कम 12-14 घंटों तक बेहोश रखेगी। भारतीय जासूस रघु ने खुश होकर कहा, तुमने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है, चलो नीचे चलकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। ये बातें इमरान रेहान अपनी अपनी कोठरियों में बंद नहीं सुन सकते थे। वो रात के फैले अंधेरे के साथ अपनी आसमानी ताकत के बेदार होने और फिर वहां से बड़ी आसानी के साथ फरार होने पर गौर कर रहे थे कि इमरान की कोठरी के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। इमरान यही समझा कि भारतीय जासूस उससे पूछगिछ करने आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उसने सोचा, थोड़ी देर उसको अजियत दे लें, उसके बाद तो उसके अंदर ऐसी जबरदस्त ताकत आ जाएगी कि गोपाल और रघु को वो उठाकर बार बार जमीन पर पटक सकेगा। कोठरी का दरवाजा खुला। गोपाल और रघु ने एकदम से अंदर आते ही इमरान को दबोच लिया। दोनों हट्टे कट्टे थे। इमरान दुबला पतला नौजवान था। उसने उनकी गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने उसे अपने बाजू में जकड़ लिया। अभी तक इमरान को मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या जुल्म होने वाला है। गोपाल ने अपनी जेब से क्लोरोफॉर्म में भिगोया हुआ रुमाल निकालकर इमरान की नाक पर रखकर उसे जोर से दबा दिया। इमरान समझ गया कि उसे बेहोश किया जा रहा है। उसका दिल इस ख्याल से लरज उठा कि अब जब रात को आसमानी ताकत उसके बदन में आएगी तो वो अपने होश में नहीं होगा। उसने अपना सांस रोक लिया, मगर आखिर कब तक सांस रोकता? उसके फेफड़े ऑक्सीजन के बगैर फटने लगे। जो ही उसने नाक और मुंह से सांस खींचा, क्लोरोफॉर्म की भारी मिकदार उसके खून में शामिल हो गई। उसकी आंखों के आगे काले और लाल लाल तारे नाचने लगे। दूसरी बार सांस खींचा तो उसे कुछ होश न रहा। इमरान बेहोश हो चुका था। गोपाल ने अभी तक क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल इमरान की नाक से नहीं उठाया था। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब इमरान मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका है तो उसने रुमाल हटा लिया। रघु ने अपने बाजुओं की गिरफ्त ढीली कर दी और बेहोश इमरान का जिस्म सूखे घास के बिस्तर पर लुढ़क गया। गोपाल ने कहा, एहतियात के तौर पर इसके हाथ भी पीछे बांध देते हैं। उन्होंने बेहोश इमरान के दोनों हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए और कोठरी से बाहर निकलकर ताला लगाया और रेहान की कोठरी की तरफ बढ़े। रेहान भी अपनी आसमानी ताकत के इंतजार में था कि गोपाल और रघु ने अंदर घुसते ही उसे जकड़कर काबू कर लिया। सबसे पहले उसके हाथ पीछे बांधे और फिर उसे नीचे लिटाकर उसकी गर्दन पर घुटना रखकर उसे भी जबरदस्ती क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। इमरान और रेहान को उनकी अलग अलग कोठरी में बेहोश करने के बाद भारतीय जासूस गोपाल और रघु मंदिर से निकलकर अपने उस आदमी की तरफ रवाना हो गए जो वहां से 40 मील दूर एक गांव के करीब झोंपड़ी में रहता था। यह आदमी भी भारतीय जासूस था और हिंदू था और वहां मुसलमान फकीर बनकर रह रहा था। ये फासला काफी लंबा था और खच्चरों पर भी गोपाल और रघु को आधी रात के बाद पहुंचना था। इस तरह उन्हें सारी रात लग जाती और वो दूसरे दिन कोई 7-8 बजे सुबह वापस हनुमान के मंदिर में पहुंचने वाले थे। चूंकि उन्हें इमरान रेहान की तरफ से बड़ा इत्मीनान था कि उन्हें दिन चढ़े तक होश नहीं आएगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर खच्चरों पर सवार हुए और अपने एजेंट जासूस की तरफ चल पड़े। गोपाल ने रघु को बताया था कि दोनों पाकिस्तानी जासूस लड़कों को सुबह 8 बजे से पहले होश नहीं आएगा। उनके जाते ही रात का पहला अंधेरा छा गया, मगर अब इसका इमरान रेहान को कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल बेहोश और बेसुध पड़े थे। अंबर के वादे के मुताबिक रात का अंधेरा होते ही उनके जिस्मों में आसमानी ताकत आ गई। उनके जिस्म गर्म हो गए और खून तेजी से गर्दिश करने लगा। लेकिन क्लोरोफॉर्म और उसमें खास तौर से मिलाई गई दवाई का असर इतना शदीद था कि दोनों में से किसी को भी होश न आ सका। वो इंतहाई ताकतवर जिस्म के साथ बेहोश पड़े थे। उस वक्त अगर उन्हें होश आ जाता तो वो कोठरी का दरवाजा तो क्या, सारे मंदिर की पथरीली दीवारें तोड़कर वहां से बाहर निकल सकते थे। मगर ये कुदरत की अजीब सितम ज़रीफ़ी थी कि जब तक इमरान रेहान होश में रहे उनके जिस्म आसमानी ताकत से खाली रहे, और जब उनके जिस्मों में आसमानी ताकत आई तो वो मंदिर के तहखाने में बेहोश पड़े थे। इतनी ज़बरदस्त ताकत बेफायदा जा रही थी। रात गुजरने लगी। रात के 12 बज गए, फिर 2 बज गए, उसके बाद रात के 4:30 बज गए, यानी पिछले पहर का वक्त हुआ। तो चूंकि इमरान और रेहान के जिस्मों में आसमानी ताकत आने की वजह से सारी रात उनका खून गर्म होकर उनकी रगों में दौड़ता रहा था, इस वजह से क्लोरोफॉर्म का असर जल्द खत्म हो गया और अभी सूरज निकलने में 15-20 मिनट बाकी थे कि इमरान को होश आ गया। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। होश में आते ही इमरान ने सबसे पहले अपने जिस्म को हाथ लगाकर देखा। उसका जिस्म आसमानी ताकत की वजह से अभी तक गर्म था। वो जल्दी से उठा और उसने अपनी आसमानी ताकत को आजमाने के लिए
कोठरी के बंद दरवाजे को जरा सा आगे को दबाया। दरवाजे की चूलें कड़कड़ाने लगी। इमरान के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। अभी तक उसे यही मालूम था कि भारतीय जासूस वहां मौजूद हैं। चुनाचे वो बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। वो दरवाजे को इस तरीके से खोलना चाहता था कि ज्यादा आवाज पैदा ना हो। इमरान को बहुत जल्द एहसास हो गया कि बाहर सुबह होने वाली है, क्योंकि उसकी ताकत वापस जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि पहले वो सिर्फ एक उंगली के दबाव से बंद दरवाजे को तोड़ दिया करता, लेकिन अब उसे दोनों हाथों से दरवाजे को आगे को दबाना पड़ा था। तब कहीं जाकर उसकी चूलें कड़कड़ाई थीं। इमरान ताकत वापस जाने से पहले पहले वहां से निकल जाना चाहता था। उसने दोनों हाथ दरवाजे के साथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता जोर लगाना शुरू कर दिया। आसमानी ताकत अभी काफी मिकदार में बाकी थी। कोठरी का दरवाजा कड़कड़ाया। इमरान वहीं रुक गया। उसने कान लगाकर सुना कि बाहर किसी ने यह आवाज तो नहीं सुन ली। दूसरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसे इसी किस्म के कड़कड़ाने की आवाज बाहर वाली सुरंग में सुनाई दी। वह समझ गया कि दूसरी कोठरी में रेहान भी दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जासूसों ने तलाशी लेते वक्त उनके शिकारी चाकू अपने पास रख लिए थे, वरना चाकू की मदद से दरवाजे की जंजीरें उखाड़ी जा सकती थीं। इमरान ने दूसरी बार मजीद एहतियात से जोर लगाया तो दरवाजे का कुंडा बाहर निकल गया। इमरान वहीं बैठ गया, क्योंकि कुंडा निकलने की काफी आवाज पैदा हुई थी। जब बाहर कोई न आया तो इमरान समझ गया कि भारतीय जासूस वहां नहीं है। वह दरवाजा खोलकर सुरंग में आ गया। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दीवार पर हाथ रखकर उस तरफ बढ़ा जिधर से रेहान के दरवाजा खोलने की आवाज आ रही थी। उसका हाथ रेहान की कोठरी के बंद दरवाजे पर पड़ा। दरवाजा आगे को आ रहा था। इमरान ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, रेहान, क्या ये तुम हो? कोठरी के अंदर से रेहान की आवाज आई, इमरान, मैं रेहान हूँ। इमरान ने कहा कि जोर ना लगाओ, मैं ताला तोड़ रहा हूँ। इमरान ने अपनी खत्म होती हुई ताकत की मदद से ताले को मरोड़ा तो वो टूट गया। रेहान ने बाहर निकलते ही कहा, ये लोग कहाँ हैं? मेरी ताकत कम हो रही है। इमरान ने कहा, हमारी ताकत इसलिए कम हो रही है कि सुबह होने वाली है, रात गुजर चुकी है और ये लोग मुझे नहीं मालूम कहाँ हैं। इमरान, क्या तुम्हें बेहोश किया गया था? रेहान ने पूछा। हाँ, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है, इमरान बोला। वो रेहान को साथ लेकर सुरंग में एक तरफ बढ़ा। रेहान ने दबी जुबान में कहा, ये लोग जरूर बाहर होंगे, खामोश रहो। इमरान ने रेहान को हदायत की और वो अंधेरे में दीवार के साथ हाथ रखे कदम कदम आगे बढ़ गया। उसे मालूम था कि वो एक जीना उतरकर वहां लाए गए थे। जहां सुरंग खत्म हुई वहां पत्थर का जीना आ गया। इमरान ने रेहान के कान को हाथ से तलाश करके वहां अपना मुंह लगाकर सरगोशी की, अब आवाज मत निकालना, हो सकता है भारतीय जासूस ऊपर सो रहे हों। वो आहिस्ता आहिस्ता जीने के पत्थर चढ़ने लगे। ऊपर शिकस्ता वीरान मंदिर के खंडर का दालान था। दालान में बाहर खुले दरवाजे की तरफ से सुबह की फीकी नीली रोशनी झलक रही थी। इमरान ने इधर उधर देखा, दालान खाली था। उसने मंदिर के थड़े पर आकर बाहर देखा, भारतीय जासूस बाहर भी नहीं थे। रेहान कहने लगा, अफसोस, उन्होंने हमें बेहोश करके हमारी रात ज़ाया कर दी, वरना हम उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ते। इमरान ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमें सुबह होने से पहले होश आ गया और हम दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। अगर सूरज निकलने के बाद होश आता तो हमारे पास इतनी ताकत कहाँ से आती कि हम इतने मजबूत दरवाजे को तोड़कर आज़ाद हो सकते। रेहान ने जीने की तरफ देखकर कहा, इमरान, ये लोग यहाँ नहीं हैं, बेहतर है कि हम इनका सारा असलहा तबाह करके फरार हो जाएं। इमरान बोला, पहली बात तो ये है कि मैंने रात बेहोश होने से पहले भारतीय जासूस रघु का एक ऐसा वायरलेस पैगाम सुन लिया है कि जिसके लिए हमारा फौरन इस्लामाबाद पहुंचना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि असलहा तबाह करने से कुछ नहीं होगा, ये और असलहा ले आएंगे और अगर भारतीय जासूस कहीं करीब ही हुए तो धमाके की आवाज़ सुनकर वो हमारे पीछे लग जाएंगे और इस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम रास्ते में फंस कर उनकी गोलियों का मुकाबला कर सकें। रेहान ने कहा, वो कौन सा अहम पैगाम है, मुझे भी सुना दो। इमरान ने कहा, अभी यहाँ से निकलो, रास्ते में बता दूंगा। रेहान का ख्याल था कि उन्हें वहाँ से कुछ असलहा ज़रूर साथ ले जाना चाहिए। इमरान ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं और फिर उन्हें मालूम भी नहीं था कि भारतीय जासूसों ने असलहा किस जगह छुपाया हुआ है। इमरान और रेहान पुराने मंदिर से बाहर निकल आए। इमरान ने अपने जिस्म पर हाथ रखा, मेरे खून की गर्दिश नॉर्मल हो रही है। उस वक्त मशरिकी पहाड़ियों के ऊपर सूरज की रोशनी नमूदार हो रही थी। रेहान भी अपने जिस्म पर हाथ रखकर बोला, दिन निकल आया है, हमारी आसमानी ताकत हमसे जुदा हो गई है। इमरान कहने लगा, वो देखो, 4 खच्चर आए थे, 2 खच्चर वहां खड़े हैं, 2 खच्चर भारतीय जासूस लेकर कहीं गए हैं। ये मौका गनीमत है रेहान, जल्दी से इन खच्चरों पर बैठकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। वो दौड़कर दरख्तों के नीचे आए, खच्चरों को खोलकर उनके ऊपर सवार हुए और थोड़ी देर बाद उनके खच्चर टीलों के दरमियान सुबह की रोशनी में पहाड़ी पगडंडी पर भागे जा रहे थे।
इमरान चाहता था कि इससे पहले कि भारतीय जासूसों को उनके फरार का पता चले वो ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाएं। खच्चर सेहतमंद थे, उन्हें पहाड़ी इलाकों पर दौड़ने भागने और चलने का मालूम होता है बड़ा तजुर्बा था। अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। रेहान कहने लगा कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं इमरान। हमारी आंखों पर तो आती दफा पट्टी बंदी थी। इमरान ने कहा, मैं फिजा को सूंघ कर रास्ता तलाश कर रहा हूँ। मुझे रास्ते की फिजा की सारी खुशबुएं याद हैं, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। और फिर ये इलाका हमारे पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका है, हम इधर घूमते फिरते रहे हैं। कुछ खच्चर भी उनकी मदद कर रहे थे। वो ठीक उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ से असलहा लाद कर उन्हें लाया गया था। इमरान जानता था कि रास्ता लंबा है। आती दफा वो काली पहाड़ी वाले गार से दिन के वक्त चले थे और तीसरे पहर मंदिर के खंडर में पहुंचे, मगर उस वक्त खच्चरों पर बड़ा बोझ लदा था और वो आहिस्ता चल रहे थे। अब उन पर मामूली बोझ था और वो खूब भाग रहे थे। 1 घंटे के बाद जब सूरज पहाड़ियों के ऊपर आकर चमकने लगा और सारी वादी में सुनहरी धूप फैल चुकी थी तो ये दोनों दोस्त काफी आगे निकल आए। अब अगर भारतीय जासूस आ भी जाते तो वो उन्हें नहीं पकड़ सकते थे। दोनों भारतीय जासूस यानी गोपाल और रघु अपने खुफिया एजेंट को ये कहकर कि वो परसों शाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रेस्तोरां में पहुंच जाए और अपने हाथ में सुरख रुमाल रखे। जब वापस आए तो दिन काफी निकल आया था। धूप हर तरफ फैली हुई थी। उन्होंने खच्चरों से उतरकर उन्हें दरख्तों के नीचे बांधा और बातें करते हनुमान के पुराने मंदिर की तरफ बढ़े। अचानक रघु ने चौंक कर पीछे देखा और चिल्लाया, गोपाल, बाकी 2 खच्चर कहाँ हैं? हम 2 खच्चर यहाँ छोड़ गए थे। गोपाल बोला, कहीं इधर उधर चले गए होंगे चरने को, मगर हमने तो उन्हें दरख्त से बांध रखा था, गधे। रघु गुस्से में गरजा, कहीं वो पाकिस्तानी जासूस लड़के फरार तो नहीं हो गए। ये कहकर रघु मंदिर की तरफ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसने जेब में से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। गोपाल भी रिवॉल्वर निकाल कर उसके पीछे भागा। सुरंग में आते ही रघु ने टॉर्च रोशन की तो ये देखकर वो धक से रह गया कि दोनों कोठरियों के दरवाजे टूटे पड़े थे और पाकिस्तानी जासूसों यानी इमरान और रेहान का कुछ पता नहीं था। रघु गुर्राया, देखो असलहा तो महफूज है। असलहे के बॉक्स कोने वाली कोठरी में बिल्कुल महफूज थे। गोपाल बोला, भगवान का शुक्र है असलहा उसी तरह पड़ा है। रघु ने अपने बाल नोच लिए। अरे कमबख्त, असलहा को लेकर हम क्या करेंगे? पाकिस्तानी जासूस पुलिस को लेकर यहाँ किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं। गोपाल ने कहा, मगर रघु, हम तो उनकी आंखों पर कपड़ा बांध कर लाए थे। रघु ने चीख कर कहा, अहमक, मगर जाती दफा तो उनकी आंखें खुली होंगी। जितनी जल्दी हो सके असलहा निकाल कर खच्चरों पर लाद दो और यहाँ से निकल चलो। हम अब उन पाकिस्तान जासूस लड़कों का पीछा नहीं कर सकते। भगवान जाने वो कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। बस अपने इस अड्डे का सबूत गायब कर दो। दोनों ने उसी वक्त खच्चरों पर असलहे के बॉक्स लादने शुरू कर दिए। रघु ने वायरलेस उठाकर अपने खच्चर के झोले में रख दिया। उन्हें बॉक्स लादते लादते आधा घंटा लग गया। जब मंदिर में कोई सबूत ऐसा बाकी ना रहा जो उनकी मौजूदगी को जाहिर कर सके तो उन्होंने खच्चरों की बागें पकड़ी और उन्हें खींचते और चलाते मंदिर के नीचे जो रास्ता घाटी में उतरता था उस पर चल पड़े। रघु कहने लगा, भगवान का शुक्र है कि हम अपने एजेंट को इस्लामाबाद पहुंचने का पैगाम दे आए हैं। अगर इससे पहले पुलिस यहाँ आकर हमें गिरफ्तार कर लेती तो हमारा टारगेट नंबर 5 नाकाम हो जाता। अब परसों शाम इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाले बोइंग त्यारा हमारे आदमी अगवा करके इंडिया ले जाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा कर ही मुसाफिरों को रिहा करेंगे। गोपाल ने कहा, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि उस त्यारे में पाकिस्तान की कौन सी मुमताज़ शख्सियत सफ़र करने वाली है। रघु कहने लगा, मुझे इस बात को तुमसे भी खुफिया रखने के लिए कहा गया है। परसों शाम जब पाकिस्तानी त्यारा अगवा होगा तो सारी दुनिया को इल्म हो जाएगा कि हम कितनी बड़ी पाकिस्तानी शख्सियत को त्यारे के साथ ही अगवा करके भारत पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। उन पाकिस्तानी जासूस लड़कों का क्या है? अब अगर वो पुलिस को भी लेकर मंदिर में आएंगे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। रघु को यह मालूम नहीं था कि इमरान ने बेहोश होने से पहले उसका वो इंतहाई अहम वायरलेस पैगाम सुन लिया था जिसमें उसने अपने इस्लामाबाद वाले नंबर 2 हिंदू जासूस को पैगाम दिया था कि परसों शाम उसका खास एजेंट इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रेस्तोरां में पहुंच जाएगा और उसके हाथ में सुरख रुमाल होगा। अगर रघु को ये इल्म हो जाता कि इमरान ने पैगाम बेहोश होने से पहले सुन लिया है तो वो इमरान का हर हालत में पीछा करता और उसे रेहान समेत रास्ते में ही अपनी जान पर खेलकर हलाक कर डालता। और अगर उसे हलाक ना कर सकता तो इस्लामाबाद में अपने भारतीय एजेंट नंबर 2 को फौरन वायरलेस पर खबरदार कर देता कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मत जाए और इसके साथ ही वो वापस पहाड़ी गांव में जाकर अपने दूसरे भारतीय एजेंट को भी सुरख रुमाल हाथ में लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने से रोक देता। मगर ये तो उसे मालूम ही नहीं था कि इमरान ने खुशकिस्मती से बेहोश होने से पहले रघु का ये इंतहाई अहम वायरलेस पैगाम सुन लिया था। वो भी इस वजह से कि मौसम खराब होने की वजह से रघु को छत के ऊपर ऊंची आवाज से बोलना पड़ रहा था और उसकी आवाज को इमरान बराबर सुनता रहा।
भारतीय जासूस रघु भी इसलिए आज़ादी से ऊंची आवाज में बोल रहा था कि उस इलाके में उनके सिवा और कोई नहीं था, और इमरान रेहान की तरफ उसका ख्याल इस वजह से नहीं गया था कि वो नीचे तय खाने की कोठरियों में बंद थे। भारतीय जासूस यहाँ मार खा गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ऊंची आवाज की लहरें ईंटों की दीवार और छत में से गुजरकर इमरान रेहान तक पहुंच सकती हैं। रेहान कहने लगा, इमरान, हमें तो बड़ी जल्दी शहर पहुंचना चाहिए, वहां से फिर हमें इस्लामाबाद भी जाना होगा। मेरा ख्याल है कि हमें जाते ही पुलिस को इतला कर देनी चाहिए कि भारतीय तखरीबकार और हाईजैकर कल शाम पाकिस्तान का त्यारा अगवा करने वाले हैं। पुलिस को इतला करने से यह खबर बिल्कुल निकल जाने का डर है, और एक बार यह खबर बाहर निकल गई तो फिर हम उस भारतीय एजेंट नंबर 2 और उसके साथियों को गिरफ्तार न कर सकेंगे। हम पुलिस की बजाय डीसी साहब को इतला करेंगे और उन्हें भी ताकीद करेंगे कि वो इस खबर को अभी पुलिस तक ना पहुंचाएं। रेहान ने ताज्जुब से इमरान की तरफ देखा और पूछा, तो फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंट नंबर 2 और उसके साथियों को गिरफ्तार कौन करेगा? इमरान बोला, ये काम मैं करूंगा। रेहान चुप हो गया। वो दोनों खच्चरों पर चले जा रहे थे। इमरान कहने लगा, अगर हम खुफिया पुलिस को भी खबर कर देते तो जाहिर है पुलिस के आदमियों को कुछ मालूम नहीं हो सकेगा कि एजेंट 2 कौन है। मुमकिन है एजेंट नंबर 2 ही खुफिया पुलिस के आदमियों की शक्लों से वाकिफ हो और वो उनको देखते ही वहां से अपने साथियों समेत फरार हो जाए और त्यारे अगवा करने के मिशन को किसी दूसरे या तीसरे दिन के लिए मुलतवी कर दे। इस तरह से भारतीय एजेंट हमारे हाथों से निकल जाएंगे। मैंने जो तरीका सोचा है उससे न सिर्फ ये कि अपना त्यारा अगवा होने से बच जाएगा, बल्कि एजेंट नंबर 2 के हमरा उसके दूसरे भारतीय जासूस और तखरीबकार भी पकड़ लिए जाएंगे। जाहिर है वो वहां अकेला नहीं होगा, उसके हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसके दूसरे साथी भी मौजूद होंगे। आखिर एक आदमी तो त्यारे अगवा नहीं करता। रेहान ने पूछा, लेकिन तुमने कौन सी तरकीब सोच रखी है? इमरान बोला, ये मैं वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। आगे पहाड़ी की ढलान शुरू हो गई जिस पर खच्चर तेज दौड़ने लगे। रेहान और इमरान बड़े खुश हुए क्योंकि वो जल्द से जल्द पहाड़ी शहर पहुंचना चाहते थे। इसी तरह खच्चरों पर पहाड़ी इलाके में सफर करते करते इमरान रेहान जब पहाड़ी शहर में पहुंचे तो रात के 9 बज रहे थे। उन्होंने खच्चरों को रेस्ट हाउस के काफी पीछे जंगल में छोड़ दिया। खुद रेस्ट हाउस आकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले। इमरान ने उसी वक्त शहर के डिप्टी कमिश्नर को फोन किया। अपना नाम बताया तो डीसी ने कहा, इमरान बोल रहे हो, खैरियत तो है? इमरान ने कहा कि मैं आपसे फौरन मुलाकात करना चाहता हूँ, बड़े नाजुक मामले पर आपसे गुफ्तगू करनी है। डिप्टी कमिश्नर ने उसी वक्त इमरान को अपनी कोठी पर बुला लिया। 10 मिनट बाद इमरान डिप्टी कमिश्नर के ड्राइंग रूम में बैठा था। उसने सारी बात उन्हें बता दी। डिप्टी कमिश्नर उठकर टहलने लगा, फिर रुककर इमरान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, हम अभी पुलिस को इतला नहीं करेंगे, सिर्फ इंटेलिजेंस के चीफ को मैं बता दूंगा। उनके खुफिया आदमी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तुम्हारी निगरानी करेंगे ताकि अगर भारतीय जासूसों की तरफ से कोई गड़बड़ की गई तो तुम्हारी हिफाजत की जा सके। उन लोगों को तो हम उसी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान कहने लगा, सर, जब तक मैं सिग्नल ना दूं इंटेलिजेंस वालों को धावा नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि मुझे उस खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर का चेहरा दिखा दिया जाए जो उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेरी निगरानी या हिफाजत कर रहा होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं कल तुम्हारी मुलाकात इंटेलिजेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर शाह से करा दूंगा। रेस्ट हाउस वापस आकर इमरान ने रेहान को सब मामले से बाखबर कर दिया। दूसरे दिन वो डिप्टी कमिश्नर की कोठी पर गया जहां इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर शाह पहले से मौजूद था। इमरान को उसे तारुफ कराया गया तो वो बोला, तुम अभी नौजवान हो बरखौरदार और ये मामला बड़ा संगीन है, क्या तुम सूरत हाल को संभाल सकोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने 2 बरस मुजाहिद फोर्स में फौजी ट्रेनिंग ली हुई है और इससे पहले कई एडवेंचर कर चुका हूँ। आप मेरे बारे में इत्मीनान रखें। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब तक मैं आपको इशारा ना करूं आप हमला ना करें। इंस्पेक्टर शाह कहने लगा, ठीक है, हम तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे, लेकिन त्यारा अगवा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस त्यारे में एक बड़ी अहम गैर मुल्की शख्सियत सफर करने वाली है जो पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर है। इमरान बोला, आप बेफिक्र रहें, भारतीय जासूस और उनके साथी हाईजैकरों को मैं जहाज में सवार नहीं होने दूंगा, चूंकि वो मुझे अपना साथी समझ रहे होंगे और उन्हें यह भी मालूम होगा कि मुझे इंडिया से भारतीय हुक्काम ने खास तौर पर वहां भेजा है, इसलिए वो मेरी हदायत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। इमरान और रेहान पहाड़ी शहर से लारी में बैठकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। वह शाम को इस्लामाबाद पहुंचे। इंस्पेक्टर शाह भी इस्लामाबाद पहुंच गया। रात सरकारी रेस्ट हाउस में गुजारने के बाद इमरान रेहान इंस्पेक्टर शाह के यहाँ चले गए। वहां देर तक अपने शाम के मिशन पर गुफ्तगू होती रही। हर किस्म के इम्कानात का जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर शाह ने बताया कि गैर मुल्की मेहमान आज शाम 8 बजे की फ्लाइट पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला है। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा।
इमरान ने कहा, खुदा हमारे साथ है। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी और वो भी दूर से। इंस्पेक्टर शाह ने मुस्कुराकर इमरान रेहान से हाथ मिलाया और दोनों दोस्त वापस अपने इस्लामाबाद वाले रेस्ट हाउस में आ गए। आज शाम के 7 बजे इस्लामाबाद से पाकिस्तान का एक त्यारा किसी अहम गैर मुल्की मेहमान को लेकर लाहौर रवाना होने वाला था। भारतीय तकरीबकारों ने उस त्यारे को हाईजैक यानी अगवा करके हिंदुस्तान ले जाने का खौफनाक मंसूबा तैयार कर रखा था। इमरान को न सिर्फ ये कि मुल्क दुश्मन भारतीय तकरीबकारों का ये नापाक मंसूबा नाकाम बनाना था, बल्कि एजेंट नंबर 2 समेत बाकी के भारतीय हाईजैकरों और जासूसों को भी गिरफ्तार करवाना था जो पाकिस्तान में दाखिल होकर तकरीबकारी कर रहे थे। इस एतबार से इमरान के लिए आज की शाम बड़ी अहम और नाजुक शाम थी। उसे एक ऐसा मार्का, एक ऐसा एडवेंचर करना था जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि जाहिर है भारतीय जासूस खतरनाक और मुहलिक असलहा साथ लेकर एयरपोर्ट पर आ रहे थे। जब दिन गुजर गया और शाम के 6 बज गए तो इमरान ने नहाने के बाद पतलून कमीज पहनी, अपनी जेब में इंस्पेक्टर शाह का दिया हुआ ऑटोमेटिक पिस्तौल रखा, एक सुरख रुमाल खास तौर पर तय करके जेब में डाला और टैक्सी में बैठकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। उसे मालूम था कि ठीक 7 बजे भारतीय जासूस और हाईजैकर एयरपोर्ट के दूसरी मंजिल वाले रेस्तोरां में आ जाएगा। वह इमरान की शक्ल से नाशना था। इमरान ने भी उसकी सूरत नहीं देखी थी। जासूसों को दूसरे मुल्कों में आमतौर पर एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखाई जाती और वो टेलीफोन पर कोड जुबान में ही एक दूसरे से बात करते हैं। बड़ी खास और इंतहाई अहम ज़रूरत के वक्त वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। उस वक्त उन्हें एक दूसरे की निशानी बता दी जाती है। जिस तरह के वायरलेस पर भारतीय जासूस ने अपने एजेंट नंबर 2 को बताया था कि उनका खास आदमी आज शाम 7 बजे रेस्तोरां में आएगा तो उसके हाथ में सुरख रुमाल होगा। इमरान को यह भी मालूम था कि ये असली भारतीय जासूस भी सुरख रुमाल हाथ में लिए रेस्तोरां में पहुंच जाएगा। चुनाचे उसका बंदोबस्त उसने अपने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर शाह से मिलकर किया। तय ये पाया था कि 6:45 बजे शाम इमरान हाथ में सुरख रुमाल लेकर एयरपोर्ट के रेस्तोरां में जाकर बैठ जाएगा। ठीक उस वक्त अपनी खुफिया पुलिस के आदमी बैरों की वर्दियों में रेस्तोरां को जाने वाली सीढ़ियों में यूं ही एक दूसरे से बातें करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जो ही वो किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जिसने अपने हाथ में सुरख रुमाल थाम रखा होगा तो एकदम से हमला करके उसे बेबस कर देंगे और वहीं से घसीटकर उसे नीचे ले जाकर बंद कर देंगे ताकि इमरान को अपना काम करने के लिए मैदान साफ मिल जाए। इमरान ने रेहान को भी एयरपोर्ट पर ही एक तरफ निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। उसको भी एक भरा हुआ पिस्तौल दिलाया गया था जो उसकी जैकेट की जेब में था। जब घड़ी ने शाम के 6:45 बजाए तो इमरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रेस्तोरां में जाकर कोने वाली सीट पर बैठ गया। उसने चाय का ऑर्डर दिया और जेब से सुरख रुमाल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ अपनी पाकिस्तानी खुफिया पुलिस के 4 तजुर्बाकार आदमी रेस्तोरां के बेरों की वर्दियां पहनकर रेस्तोरां की सीढ़ियों में एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे से यूं ही बातें करने लगे। ठीक 7 बजे एक नौजवान जिसने पतलून और कमीज पहन रखी थी हाथ में पकड़े हुए सुरख रुमाल से मुंह साफ करता सीढ़ियां चढ़ता नजर आया। यही भारतीय जासूस था जिसको हदायत की गई थी कि वो सुरख रुमाल हाथ में लेकर रेस्तोरां में जाकर बैठ जाए और दूसरे भारतीय हाईजैकर यानी एजेंट नंबर 2 का इंतजार करे। जो ये सुरख रुमाल वाला भारतीय जासूस इंटेलिजेंस वालों के करीब से गुजरा वो उस पर टूट पड़े और 1 सेकंड में उसे बेहोश करके उठाकर नीचे ले गए। उन्होंने ये जाहिर किया कि यह मुसाफिर सीढ़ियों में बेहोश हो गया है। पाकिस्तानी खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर शाह भी आम कपड़ों में रेस्तोरां में बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने इमरान के करीब से गुजरते हुए दबी जुबान में उसे बता दिया कि वो बेफिक्र रहे, सुरख रुमाल वाले भारतीय जासूस को गायब कर दिया गया है। इमरान के लिए अब मैदान साफ था। उसने प्याली में चाय डाली और इत्मीनान से भारतीय एजेंट नंबर 2 का इंतजार करने लगा। भरा हुआ ऑटोमेटिक पिस्तौल उसकी जेब में था। रेस्तोरां में 2-4 गाहक ही थे। जहाज पर मुसाफिर सवार हो चुके थे। वो गैर मुल्की अहम शख्सियत भी जहाज के फर्स्ट क्लास में सवार हो गई जिसको जहाज के साथ ही अगवा किया जाना था। इमरान ने सुरख रुमाल खास तौर पर अपने एक हाथ में थाम रखा था और यह हाथ मेज के ऊपर ही था। वह थोड़ी देर बाद रुमाल को खोलकर अपना मुंह पहुंच लेता। ठीक 7:01 पर एक नौजवान रेस्तोरां में दाखिल हुआ। उसने नीली कमीज और नसवारी पतलून पहन रखी थी। उसके हाथ में एक अखबार था। रेस्तोरां में आते ही उसने चारों तरफ एक निगाह डाली। उसकी निगाह इमरान की तरफ रुक गई क्योंकि इमरान के हाथ में सुरख रुमाल था। यह नौजवान भारतीय जासूस और हाईजैकर एजेंट नंबर 2 था और इसी को रघु ने वायरलेस करके कहा था कि हम एक तजुर्बाकार एजेंट तुम्हारे पास भेज रहे हैं जो तुम्हें 7 बजे शाम फ्लाइट से पहले एयरपोर्ट के रेस्तोरां में मिलेगा और उसकी निशानी ये होगी कि उसके हाथ में सुरख रुमाल होगा। एजेंट नंबर 2 सीधा इमरान की मेज की तरफ आया। इमरान समझ गया कि यही एजेंट नंबर 2 भारतीय हाईजैकर है।
एजेंट नंबर 2 ने आते ही मेज पर से नमकदानी उठाकर कहा, प्लीज क्या मैं नमक ले सकता हूँ? जरूर जरूर। अब दोनों एक दूसरे की शनाख्त चाहते थे, इसके लिए कोड अल्फाज का तबादला जरूरी था। एजेंट नंबर 2 ने नमकदानी उठाते हुए कहा, ये अच्छा नमक लगता है। इमरान ने कहा, काली माता का नमक है। भारतीय एजेंट नंबर 2 समझ गया कि यही अपना आदमी है। उसने फौरन कहा, मैं हनुमान से मिलने आया हूँ, और वह इमरान के पास दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। खुफिया कोड लफ्ज से दोनों की एक दूसरे के साथ शनाख्त हो चुकी थी। एजेंट 2 ने कुर्सी पर बैठते ही इमरान से कहा, हमारी तरफ से सब काम मुकम्मल है, यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लेकिन हम जहाज अगवा करके इंडिया ले जाएंगे। रघु ने तुम्हें क्या हदायत देकर भेजा है? इमरान ने एजेंट 2 की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा, हमारे कम से कम 4 आदमी हवाई जहाज पर मौजूद होने चाहिए। एजेंट 2 ने कहा, हमारे 5 आदमी होंगे, तुम्हें मिलाकर। हमने तुम्हारे भी टिकट ले लिए थे, हमारी सीटें भी रिजर्व हैं। अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, जहाज के उड़ने में थोड़ी देर रह गई है। इमरान ने पूछा, बाकी आदमी कहाँ हैं? एजेंट 2 ने बताया कि वो लाउंज में पहुंच चुके हैं। इमरान ने एक नज़र काउंटर पर डाली। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर शाह भी इमरान की तरफ देख रहा था। इमरान खामोशी से उठा और भारतीय जासूस एजेंट 2 को लेकर रेस्तोरां की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने अपना एक हाथ पतलून की जेब में डाल लिया, जहां ऑटोमेटिक भरा हुआ पिस्तौल पहले ही से संभाल कर रखा हुआ था। इमरान ने अपना हाथ पिस्तौल पर जमा लिया।